अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूँ किरण आफ्ताब। रोज़ा, सहर, अफ्तार, आपकी फिटनेस, सियासी मामलात, मुल्की मामलात, मईशत के मामलात, सब कुछ आज हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखें। लेकिन सबसे पहले ना मैं बात करना चाहूँगी एक अहम बयान की। वैसे तो बयानात हैं और उन पर बात करना भी ज़रूरी है, लेकिन किसी को कुछ लग रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। ये पीटीआई की नहीं, ये तो पीटीआईएमएफ की हुकूमत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है। उन्होंने ही हुकूमत पर खूब तनकीद की, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने महंगाई की बात की, गरीब की बात की। उन्होंने कहा कि इनके इक़दामात की वजह से, शायद मौजूदा हुकूमत की नॉन सीरियसनेस की वजह से गरीब मर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अपने आंगन में झांकना भी ज़रूरी है। सिंध में भी काफ़ी गड़बड़ है। एक बहुत तवज्जो तलब मामला है और वो है अंदरून सिंध HIV वायरस का। सिंध का ज़िला शिकारपुर, यहाँ 8 बच्चों समेत HIV पॉजिटिव के मज़ीद 9 केसेस सामने आए हैं, और इस सब के बाद ज़िले में ऐसे केसेस की तादाद 22 हो गई है। अब महकमा सेहत के आला हुकाम ने इस सिलसिले में इजलास बुलाया था, और वहाँ इंकशाफ हुआ कि HIV के फैलाव की बुनियादी वजह कुछ और नहीं, अताई डॉक्टर्स हैं, गैर रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ है, मैटरनिटी होम्स है, जहाँ मरीज़ आते हैं और उन पर एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आगाही की कितनी ज़रूरत है, इसका इदराक कुछ हो गया है। इसके लिए इक़दामात कुछ देखने को भी मिलेंगे, लेकिन जिनके अंदर ये वायरस आ गया, पॉजिटिव हो गया, उनका क्या? उनकी बहाली का काम भी हमारा ही है, आपका ही है। इस पर भी ध्यान दें, सारे ही ध्यान दें। सेहत आम्मा है, और ये बहुत ज़रूरी भी। वक्त पे वक्त बर वक्त बात करना भी ज़रूरी है। टॉप स्टोरीज आपको देना ज़रूरी है, तो मैं आपके सामने रखती हूँ टॉप स्टोरीज। कराची की असल शक्ल में बहाली का मिशन, शहर से तजावुज़ात खत्म कराने का बीड़ा वज़ीर आला सिंध को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम इदारों के साथ मिलकर मसाइल हल करने की हिदायत। मुल्क को नर्सेज की शदीद कमी का सामना, आबादी के लिहाज से बेहतर हेल्थ केयर के लिए मुल्क में 13 लाख नर्सेज की अशद जरूरत। डायरेक्टर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी दिलदार खान ने किया खबरदार। और दबंग लेडी मजिस्ट्रेट की मिलावट माफिया के खिलाफ जंग, पेशावर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो या मुज़िर सेहत खाने की फरोख्त, कानून शिकनों को पकड़ने वाली कुर्रतुल ऐन वजीर आज है नया दिन की मेहमान। तो जनाब, टॉप स्टोरीज थी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात होगी हेल्थ केयर की, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज दोनों ही का शुमार होता है। लेकिन क्या कहिए, नर्सेज की हमें कमी का सामना है। नर्सेज की सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, उनकी तादाद में भी इजाफा करना होगा, उनके मसाइल भी कम करने होंगे, उनकी तादाद भी बढ़ानी होगी, क्योंकि मुल्क को इस वक्त 13 लाख नर्सेज की ज़रूरत है। डायरेक्टर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज डॉक्टर दिलदार मोहम्मद के मुताबिक आबादी के लिहाज से बेहतर मेडिकल हेल्थ केयर के लिए फौरी तौर पर नर्सेज की तादाद को बढ़ाना होगा। नर्सेज की तादाद में कमी अपनी जगह, लेकिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में नर्सेज शदीद परेशानी में मुब्तला है। तनख्वाहें इनकी नहीं, मराआत इनके हिस्से में नहीं आती, अनथक मेहनत इनको करनी पड़ती है, और फिर इस सब के बाद भी इनकी तादाद चूँकि कम है तो वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, इनके मसाइल कम नहीं हो रहे। इन सारे मामलात का जायज़ा लेंगे। हमको ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज दिलदार मोहम्मद साहब। खुश आमदीद नया दिन में। कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, कितनी नर्सेज की कमी का हमको सामना है, और इस वक्त कितनी नर्सेज हैं जो मैदान अमल में है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया समा न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया नर्सेज के इश्यूज़ पे बात करने का। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो फिगर्स है उसके मुताबिक हमारे पास 13 लाख नर्सेज की कमी है, और इसका जो स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक हमारे पास नर्स पॉपुलेशन एक रेशो काउंट होती है, उसमें हमारे पास चाहिए होते हैं, जो ये WHO के कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिक्रूटमेंट है, उसके मुताबिक हमारे पास 1000 लोगों के लिए 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, और हर डॉक्टर के लिहाज से हमें 4 नर्सेज चाहिए। तो इसका मतलब ये हो कि 1000 लोगों के लिए हमें 8 नर्सेज चाहिए। इस रेशो को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो हमारी आबादी है, पाकिस्तान की आबादी अभी तकरीबन 20 करोड़ की आबादी बनती है, इसके लिए हमें तकरीबन 13 लाख नर्सेज की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, मुल्क में तकरीबन 80,000 से लेकर 90,000
रजिस्टर्ड नर्सेज मौजूद है। रजिस्टर्ड नर्सेज का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रजिस्टर्ड नर्सेज जिसको हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारी नर्सेज ऐसी है जो अभी रिज़ाइन कर गई है या बाहर मुल्क शिफ्ट हो गई है या माइग्रेट कर गई है। तो एक्चुअल जो नर्सेज है उसका 80,000 से भी कम है, और मुल्क में नर्सेज की हमारे पास ज़रूरत है तकरीबन 13 लाख नर्सेज की। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA का। इंग्लैंड की आबादी तकरीबन 7 करोड़ तक उनकी आबादी है, और वहाँ पर 6,98,000 नर्सेज और मिडवाइव्स हैं। इसी तरह USA की आबादी 33 करोड़ की आबादी के लिए उनके पास 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा वहाँ पर नर्सेज है। अब इस रेशो को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास पाकिस्तान में नर्सेज की इंतहाई शदीद कमी, जिसको आप बोल सकते हैं, इस मुल्क में नर्सेज की कमी। अच्छा, ये तो आपने तादाद से मुताल्लिक बताया। मैं यहाँ नर्सेज के मसाइल पर आने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ नर्सेज को क्या क्या मराहत में असर हैं? क्या वहाँ उनको भी इतनी सख्तियों से गुजरना पड़ता है जिससे आज हमारी नर्सेज गुजर रही है? बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। बिल्कुल नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इंग्लैंड से PhD की है नर्सिंग में, और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर नर्सिंग के हालात किस तरह। नर्सिंग वेस्ट में वन ऑफ द हाईली पेड प्रोफेशन है। वहाँ पर नर्सेज, डॉक्टर्स और इसी तरह के हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन हैं उनको बहुत अच्छी तनख्वाहें दी जाती है। हमारे यहाँ नर्सेज को बहुत सारे मसाइल का सामना है। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नर्सेज इतना सख्त और मेहनत मुशक्क़त वाले काम करती है, इसके बावजूद इनको वो सिला नहीं मिलता जो इनके नर्सेज जिनके हकदार है। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आप देख सकती है कि जगह जगह पर ये प्रोटेस्ट वगैरह ये होते रहते हैं, क्योंकि नर्सेज को वो तनख्वाह नहीं मिलती जिनके वो हकदार है। सबसे मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरे मुल्क में जब से हमने आज़ादी हासिल की है उस वक़्त से लेकर अब तक इस शोबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ठीक है जी, और ये कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटती। लेकिन फिर भी इन सब नामसाइद हालात के बावजूद नर्सेज हमेशा अपने काम पर फोकस रखती है, हमेशा मरीजों को बेहतर खिदमत के लिए दिन और रात मेहनत करती है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, दूसरी चीज़ बात भी मुकम्मल करें और साथ में ये भी हमें बता दीजिएगा कि अब हो क्या सकता है। आप क्या समझते हैं कि इतनी कम तादाद को भी मैनेज अगर नहीं किया जा रहा तो वो क्या तजावीज़ हो सकती हैं कि जो आप महकमा सेहत को दें और फिर उसके बाद में इनके मसाइल हल हो जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ ना, एक तो हम तादाद की कमी की बात करते हैं, तो तादाद की कमी के लिहाज से हमने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा। यानी कि इस मुल्क में हमें और ज़्यादा अस्पताल चाहिए। अगर हमने अपने जो हमारे अवाम है अगर उनको हमने अच्छे सहूलियात मुहैया करने हैं सेहत के हवाले से, तो हमने और अस्पताल बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने नर्सेज की तादाद को बढ़ाना है। दूसरी बात कि हमने क्या करना है, तो नर्सेज का ये है कि एक तो आप उनकी तनख्वाहें, मतलब हुकूमत को चाहिए कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाए। इनकी सर्विस स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इशू है। एक नर्स जो 16 ग्रेड में वो भर्ती हो जाती है और उसी ग्रेड में वो रिटायर हो जाती है। तो एक सर्विस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप नर्स से लेके फिर नर्स मैनेजर, फिर नर्सिंग डायरेक्टर, नर्सिंग सुपरडेंट और इस तरह ऊपर लेवल तक आप जाते हैं, वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, इनके जो वर्किंग कंडीशंस है आजकल वो इतने अच्छे नहीं है। हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं मतलब एक नर्स पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। एक हम सजेस्ट करते हैं जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जनरल वार्ड्स में हमारे पास 5 मरीज़ों या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरीज़ों पर आपको एक नर्स चाहिए होती है जनरल वार्ड्स में। फिर ICU में एक मरीज़ के लिए एक नर्स आपको चाहिए। इस तरह इमरजेंसी में 2 मरीज़ों पर आप एक नर्स को रख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा इस पर कि नर्सिस का वर्कलोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये है कि जब रेशो बढ़ेगा तो ये वर्कलोड भी खुद ब खुद कम होगा। दूसरा लेकिन कैसे सर्विस स्ट्रक्चर का रेशो कैसे बढ़ेगा? कोई भी इस तरफ कैसे आएगा? खिदमत का जज्बा अव्वलीन है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहें या नर्स बनना चाहें वो भरपूर होना चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें उनकी ज़िंदगी है, उनके लिए बेनिफिट्स हैं, उनकी सैलरीज हैं, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी तरक्की, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह ये है कि हमने अवाम में एक आगाही फैलानी है इस हवाले से कि नर्सिंग जो है ना ये एक नोबल प्रोफेशन है, ये एक मुक़द्दस पेशा है। इसमें यंग ख़वातीन को और मर्द हज़रात को भी ये पेशा इख्तियार करना चाहिए और इस शोबे में आना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि एक मास मीडिया लेवल का कैंपेन या अवामी आगाही का एक कैंपेन चलाना चाहिए। और आजकल पूरे दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है जिसको बोलते हैं नर्सिंग नाउ कैंपेन। ये कैंपेन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया। ये कैंपेन 2018 से लेकर 2020 तक ही चलेगा। पाकिस्तान में ये कैंपेन 8 जनवरी को स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद में। हमारे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था इस्लामाबाद में। इस कैंपेन का मकसद ये है कि नर्सिंग के प्रोफाइल को और इनके इमेज और स्टेटस को उजागर करना
और ताकि और यंग खवातीन और यंग मर्द जो इस प्रोफेशन में और लोग आए, हम इनको अट्रैक्ट करें। अच्छा, कैसे इसको बढ़ाएंगे? अब हुकूमत को चाहिए कि और इन्वेस्ट करे इस नर्सिंग के एजुकेशन में। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मेल नर्स कितनी बड़ी तादाद में आते हैं? नर्सें दिखाई तो देती हैं बहुत सारी, मेल नर्स उनका क्या रुझान है? जी, इस वक्त पाकिस्तान और इस तरह जैसे भी तरक्की याफ्ता मतलब जो तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेल नर्सेज इस और बहुत ज़्यादा मेल इस शोबे में आना चाहते हैं और आ रहे हैं इस शोबे में। तो मेल नर्स जो हमारे पॉपुलेशन है इसमें ये मतलब हमारे यंग जो मर्द हज़रात है इसमें ये रुझान आजकल बहुत बढ़ गया है। बल्कि इतने हमारे पास, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस का, हमारे पास कुछ 1000 तक हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं। हमारे पास 50 सीटें हैं BS नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। उन 1000 सीटों में मैं आपको बताऊं तो 50 या 60 खवातीन होती है और 900 या इससे ज़्यादा हमारे पास जो मर्द कैंडिडेट है वो अप्लाई करते हैं। तो ये रुझान स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल मुल्क में ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि एक तरक्की पजीर ममालिक है, लोगों को जल्दी जब जैसे वो अपनी तालीम कंप्लीट करते हैं उनको नौकरी की ज़रूरत होती है। और नर्सिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ आपको नौकरी मिल जाती है। दाखिले होते किस बुनियाद पर हैं? खवातीन और हजरात मर्द दोनों के हिसाब से पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, इस वक्त पूरे मुल्क में पहले हमारे पास जो नर्सिंग का ये था कि डिप्लोमा के प्रोग्राम्स होते थे, तो वो मैट्रिक बेस पर होते थे। जैसे ही आप मैट्रिक पास करते थे तो फिर 3 साल के प्रोग्राम जनरल नर्सिंग डिप्लोमा हम इसको बोलते थे। आजकल 2018 के बाद से हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने कहा कि 2019 से वो वाला प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया है। अब जितने भी इस मुल्क में जितने भी नर्सिंग के इदारे, तालीमी इदारे हैं, उन सब में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो FSC प्री मेडिकल के बाद आते हैं। तो FSC में प्री मेडिकल में हम बोलते हैं कि कम से कम 50% उनके नंबर हो तो वो फिर हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है और उसके बाद और ऐसा नहीं है कि भाई इतनी खवातीन होनी चाहिए, इतने फीसद मर्द होने चाहिए, ऐसा नहीं है किसी भी लेवल पर। इसमें पहले ये था कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने रिसेंटली अभी 2019 में इस चीज़ को रिवाइज़ किया है। पहले ये था कि 90% खवातीन को, उनका रेशो ये था कि 90% खवातीन और 10% मर्द हज़रात को दाखिलों का ये जो रेशो था इस तरह होता था कि 10% मर्द आ सकते हैं और 90% खवातीन। लेकिन अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है पूरी दुनिया के 2030 तक हमने अचीव करने हैं। उसमें एक ये कि जेंडर मतलब ये इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इन्होंने रेशो को रिवाइज़ किया और अब इसको ओपन किया हुआ है। मतलब लेकिन सूबों के पास ये इख्तियार है, अपने सूबे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने मर्द हज़रात इसमें आ सकते हैं और कितनी खवातीन। लेकिन पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने अभी तक इस चीज़ को ओपन रखा है 2019 से। और ये भी बता दीजिएगा साथ में, ये कितना बड़ा नुकसान है कि यहाँ वैसे ही नर्सेज की कमी है और उसमें भी वो बैरून मुल्क चली जाएँ, वो मेल हो या फीमेल, वो लोग बैरून मुल्क चले जाए, ये कितना बड़ा नुकसान है खुद पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो PhD की थीसिस है, जो मकाला है जिस पे मैंने मतलब 4 साल मैंने इस पे गुजारे और जिस पे मैंने रिसर्च किया, वो ये था कि पाकिस्तान से तकरीबन 25% नर्सेज गल्फ़ कंट्रीज़ में, जैसे हमारे पास सऊदी अरेबिया, दुबई, UAE, कतर और इस तरह के कंट्रीज़ में, मलेशिया और UK, USA और इस तरह के ममालिक में हमारे बहुत सारे नर्सेज माइग्रेट कर जाती है। तो ये हमारे पास एक ऑलरेडी नर्सेज की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा इस मुल्क में नर्सेज की ज़रूरत है। और उस मुल्क में जहाँ पर नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उससे भी 25% नर्सेज माइग्रेट कर जाते हैं तो हमारे लिए एक अलमिया की बात है। हमारे हुकूमत को चाहिए और हमें एज ए कौम इस चीज़ पे थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें अपने नर्सेज को रिटेन करना है इस मुल्क में, ताकि वो हमारे मरीज़ों को सर्व करे, हमारे पॉपुलेशन को यहाँ पर सर्व करे। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा लोगों की मालूमात के लिए कितने टाइम में एक नर्स तैयार है मैदान अमल में आने के लिए? कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया पहले, अभी थोड़ी देर पहले कि पहले जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे डिप्लोमा, तो डिप्लोमा पूरी दुनिया से अभी डिप्लोमा प्रोग्राम ख़त्म हो गए। तो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन ने भी उसको ख़त्म किया। उसमें जो जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा होता था मैट्रिक के बाद, उसमें 3 साल लगते थे। अभी जो हमारे पास यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स है वो FSC के बाद है या इंटरमीडिएट के बाद है, उसमें 4 साल ये हमारे पास प्रोग्राम होता है। और उसके बाद यही वाले नर्सेज जो 4 साल कंप्लीट करती है, उसके बाद 1 साल उसको आप हाउस जॉब कह सकती है या इंटर्नशिप, वो जब कंप्लीट करती है तो उसके बाद उसको पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है। तो FSC के बाद ये 5 साल लगते हैं इसको नर्सिंग की तालीम को मुकम्मल करने में। लेकिन अभी भी हमें इस सिलसिले में काम करना पड़ेगा कि कोई लड़का कोई लड़की अगर नर्स बने तो क्यों सिर्फ और सिर्फ खिदमत का जज्बा ही नहीं, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। स्टेट को इस सिलसिले में अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल मुख्तसर सा कमेंट इस पर दीजिएगा अपना प्लीज़।
बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि नर्सिस को और मराहत दे, इनको और तरक्की दे, नर्सिंग एजुकेशन में थोड़ा और इन्वेस्ट करे और लोगों को अट्रैक्ट करे इस प्रोफेशन में, ताकि ओवरऑल न सिर्फ ये कि हमारे पास नर्सिस की तादाद ज़्यादा हो, बल्कि जो भी हमारे पास करंट लोग हैं उनको इस तरह की तनख्वाहें दी जाए, इस तरह की वर्किंग कंडीशंस उनको दी जाए, ताकि वो इस मुल्क में काम करना चाहे और यहाँ पर रिटर्न हो। दिलदार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में थे। अहम तरीन मामला था ये हेल्थ केयर से जुड़ा, वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ क्या हो सकता है और हो क्या रहा है, हमने इस सब पे बात की। कराची में क्या हो रहा है इसका जिक्र भी कर लेते हैं। कराची से तजावुज़ात ख़त्म कराने का बीड़ा अब वज़ीर आला सिंध को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने हुक्म दिया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सारे के सारे इदारों को साथ में मिलाएं और फिर उनके साथ में मसाइल को हल करें। शहर की असल मुश्किल जो है ना उसको हल करना चाहिए। इसकी जो असल शक्ल है ना, इसकी बहाली के लिए तमाम ही फरीक़ैन से मुशावरत की जाए, ये हिदायत कर दी गई है। कराची की असल शक्ल में बहाली का मिशन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने वजीर आला सिंध को टास्क सौंप दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि वजीर आला मुराद अली शाह तमाम इदारों के साथ मिलकर मसाइल हल करें। यही नहीं, शहर को असल शक्ल में बहाल करने के लिए तमाम फरीकैन से मुशावरत भी की जाए। अब इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। मेयर कराची वसीम अख्तर से, कराची में अदालती हुक्म के मुताबिक आपने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, अब ये टास्क वजीर आला को सौंप दिया गया है। पहले क्या सूबाई हुकूमत और आप कोऑर्डिनेशन के साथ में काम नहीं कर रहे थे? आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं था? मेरे ख्याल में इसको इस तरह लिया जाए कि पहले भी सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। वज़ीर आला ने लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उनको एक कमेटी बना दी थी उनकी सरबराही में, और मैं भी था उस कमेटी में, और हम इस इंक्रोचमेंट को भी देख रहे थे। मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लैंड प्रोवाइड करनी थी उनको अकोमोडेट करने के लिए, जिनको हमने रिमूव किया है, जिनकी इंक्रोचमेंट हटाई है, और एक पार्किंग प्लाज़ा है उसको खाली कराना था ताकि हम उन दुकानदारों को उसके अंदर भी अकोमोडेट कर लें। उसमें शॉप्स थी, तो इतना ज़्यादा कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट पे। ये सिर्फ KMC ही करती रही। उसके बाद KDO को कुछ टास्क दिया गया, तो हमने एज़ पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंक्रोचमेंट रिमूव की है, आज भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें ऐसी कंप्लेन मिलती है वहाँ हम इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं, एमिनिटी प्लॉट से, फुटपाथों से, प्ले ग्राउंड से और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन से। अच्छा, आपकी बातों से तो लग रहा है आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन ये फरमाइएगा मेयर के पास अब क्या इख्तियारात हैं? क्योंकि शहीद मिलत रोड वो सिंध गवर्नमेंट बना रही है, ग्रीन लाइन मंसूबा ये भी वफाकी गवर्नमेंट के पास है, वो लोग बना रहे हैं। आप तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, अब वो जिम्मेदारी भी गई, वो भी वज़ीर आला को मिल गई। अगर SLGO 2013 देखा जाए तो उसमें ये सारे फंक्शंस जो हैं वो KMC के हैं, मगर KMC से भी ये डिपार्टमेंट लेने के बाद सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना के मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम से ये सारी बड़ी सड़कें खुद करना शुरू कर दी हैं, हालांकि उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। अगर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो वो KMC में है, मगर फिर भी वो ठेकेदारों को ठेके दे के तारिक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, जहांगीर पार्क, इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खुद कर रहे हैं। तो ये खुद अपने ही जो SLGA है उसकी वायलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो फंक्शंस KMC के हैं उनको बाय नोटिफिकेशन भी लेके अपने पास रख रहे हैं। तो फिर ये गवर्नमेंट बनाई क्यों थी? बल्दियाती निज़ाम क्यों दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को ये इलेक्शन कराने ही नहीं चाहिए थे। अगर ये इख्तियारात के साथ आइंदा भी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन इख्तियारात और फंड्स के साथ कोई भी तरक्याती काम कराची में नहीं हो सकता। वसीम अख्तर साहब, अभी की बात कर लेते हैं, हाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अदालत ने 1 माह में सर्कुलर ट्रेन चलाने का हुक्म दे दिया है। अब रेलवे लाइन से तजावुज़ात भी हटाएं और फिर मुतासरीन को मुतबादिल जगह भी दें, ये इंतज़ाम भी करें। ये बताइए, हो जाएगा ये सब कुछ? देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। बिल्कुल अगर तजावुज़ात रेलवे लाइन से हटनी है बिल्कुल हट सकती हैं और अल्टरनेट भी दिए जा सकते हैं।
नीयत होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं और आप कह रहे थे कि नीयत होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, काम हो जाते हैं। तो वो बात कर रहे हैं और वो आगे काम करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने इस बात को ना कर दिखाया। कोई मुश्किल ऐसी नहीं होती, कोई रुकावट ऐसी नहीं होती कि जो आपके रास्ते में आए और आप उसको क्रॉस ना कर जाए। मुश्किलात को आड़े आने नहीं देती, दबंग हौसले से हर गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एक्शन ले लेती है। पेशावर की बाहिम्मत लेडी मजिस्ट्रेट कुर्रतुलैन वज़ीर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करती, भरपूर कार्रवाइयाँ करती हैं। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन या फिर मुज़र सेहत खाने की फ़रोख्त, कुर्रतुलैन वज़ीर किसी को नहीं बख्शती, जिसने की गड़बड़ उसको जाके पकड़ लेती हैं। हालिया कार्रवाई के दौरान नौथिया बाजार और डिफेंस में फल, सब्जी फरोश, जनरल स्टोर और चिकन फरोश की दुकानों का इन्होंने दौरा किया। सरकारी नर्ख क्या थे, सरकारी रेट्स क्या थे, इससे ज़ायद कहाँ कहाँ वसूल किया जा रहा था, ये सब कुछ इन्होंने चेक किया और उसके बाद इन्होंने गिरफ्तारी भी की। 7 मालिकान को इन्होंने गिरफ्तार किया है एक्शन के ज़रिए अपने। और अब यह हमारे साथ मौजूद हैं कुर्रतुलैन वज़ीर। बहुत शुक्रिया, आपने नया दिन को वक्त दिया। ये फरमाइएगा, एक और एक्शन आपने ले लिया, आसपास के लोगों का क्या कहना था? और जब आप जाती हैं किसी भी जगह को विज़िट करने के लिए और गिरफ्तारियां भी आप करवा देती हैं ना, लोगों को फंसा देती हैं बुरी तरह से जिसने गड़बड़ की हो, फिर उसके बाद रिएक्शन क्या आता है? कोई परेशानी तो नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं कंटोनमेंट मजिस्ट्रेट हूँ और इसमें जो है मेरे पास प्राइस चेकिंग पावर्स भी हैं। मैं इस एरिया की प्राइस चेकिंग मजिस्ट्रेट भी हूँ और मेरे पास फूड में अंडर फूड एक्ट जो है कंटोनमेंट बोर्ड प्योर फूड एक्ट 1966 के जो हैं मेरे पास पावर्स भी हैं। आपका जो क्वेश्चन है मेरे इस रेट्स के हवाले से कि मतलब जो हम रेट्स कर रहे हैं, देखिए जी, आप जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें आप लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक स्मॉल सी कोई कम्युनिटी होगी जो कि इस चीज़ को जो है रेजिस्ट करती होगी। अभी जो मेरे जितने भी रेट्स चल रहे हैं प्राइस चेकिंग में या फूड के हवाले से, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आता जिससे मैं खौफज़दा हो जाऊं या मैं इस चीज़ से पीछे हट जाऊं। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को प्योर फूड चाहिए होता है तो वो खुशी का इजहार करते हैं जी। और जिनके खिलाफ एक्शन होता है बेसिकली मैं उनके बारे में जानना चाह रही थी, क्योंकि जो चोरी कर रहा था वो सीना जोरी नहीं करेगा, ये थोड़ी मुश्किल सी बात है, अलग सी बात है। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्राइस चेकिंग के हवाले से आपका क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, इसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहूँगी। प्राइस चेकिंग के हवाले से जो है हमारे पास जो रेट्स आती हैं या लोग जो है जो रेट्स जो है पब्लिक में जो चलाते हैं या डिस्प्ले नहीं करते, उस पर काफ़ी जो है हमारे रेट्स चलती हैं और उस पर पनिशमेंट भी होती है, लोग उस पर रेजिस्ट भी करते हैं। अभी तक जो है 1 साल में जो है मेरे 90+ जो हैं रेट्स हुए हैं। तो अब लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है, शॉपकीपर्स जो हैं या जितने भी वेंडर्स हैं या डेयरी फार्म्स के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि हमने सरकारी रेट ही चलाना है, क्योंकि मैडम जो है इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। अब जो है उनके ऐसे रेट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम से जो है 2017 या 18 से वही रेट चलती आ रही होती है, तो उनकी भी मजबूरी होती है कि मतलब हमें कोई नया रेट नहीं मिलता तो हम मजबूरन जो है रेट को बढ़ा देते हैं, हम उसको ज़्यादा कीमत से ज़्यादा बेचते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है एडल्ट्रेटेड उनके मिल्क भी होते हैं, उनका जो है सब स्टैंडर्ड मिल्क होता है, उसमें वो पानी का बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करोगे तो उसका फ़ैट लेवल जो होता है वो कम पड़ता जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात को तो केटर करती हैं कि पुराना रेट था और इनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन या दीगर अखराजात की वजह से ये लॉस में जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर क्वालिटी सफ़र करेगी तो आप एक्शन लेंगी, ये बात आप समझाती हैं अच्छी तरह से। देखें अगर पुराना रेट है भी तो वो कौन सा इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो पुराने रेट में देते हैं, वो पानी भी मिक्स करते हैं और वो रेट भी हाई चलाते हैं। अगर फ़ैट लेवल उनका बराबर रहता है तो वो जो है पानी उसमें बहुत उसकी कीमत फिर बढ़ा देते हैं। तो मतलब जो है जो भी डेयरी फार्म्स के जितने भी हमारे यहाँ हमारे एरिया में हैं उनके शॉप्स, उन पे मेरे रेगुलर रेट्स चलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक को जितना भी हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो रेट हैं उस पर मुहैया करें, हम जितने भी डेयरी शॉप्स में से जो मिल्क मिलता है जी। अच्छा, अब तो रमज़ान है, रोज़े हैं, लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं और परेशान होते हैं न सिर्फ ये कि लोग बल्कि दुकानदार भी कहते हैं कि हमको तो माल ही मिल रहा है महंगा, तो हम क्या करें। ऐसे में प्राइस लिस्ट को जाके देखना आपका काम बढ़ नहीं गया आजकल? असल में आपको मैं थोड़ा स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दूँ कि प्राइस लिस्ट सिर्फ डेयरी फार्म्स वगैरह के नहीं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जितने भी हैं
हमारे इस प्राइस लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है हमारी अगर सब्ज़ी मंडी पे हमारा कंट्रोल होगा, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, वहाँ पर हमारे फूड डिपार्टमेंट के नुमाइंदे होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल रखते हैं। वहाँ से फिर जो हमारा रेट आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट की ये जो है अथॉरिटी होती है, उनकी जो है ये ड्यूटी होती है कि वो इस चीज़ को जो है कंट्रोल में रखे। उसके लिए हमें फ्रीक्वेंट रेट्स करने पड़ते हैं। अभी मेरे 1 साल में जो है 90+ मेरे रेट्स हुए हैं, तो लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही रेट चलाना है, अदरवाइज़ फिर उनको पेनलाइज किया जाएगा। और ये 90+ रेट्स का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो आप हमें बताना चाहेंगी, ऐसा कुछ है? देखें जी, एज सच ड्यूटी ये मेरी ड्यूटी है और ड्यूटी को कंटिन्यू रखना मेरा काम है। वाक़यात होते रहते हैं, छोटे बड़े वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन उसको हम फिर टाइम के साथ कवर कर लेते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एरिया में जितने भी हैं, जो हमारा फूड स्ट्रीट है या हमारे बाकी जो हाई रेस्टोरेंट्स हैं, वो SOPs को फॉलो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि उनके मैनेजर्स भी एजुकेटेड हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमारी जो स्मॉल कम्युनिटी के रेस्टोरेंट्स हैं या लोकल हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो इलिटरेट हैं और उनको अभी इस चीज़ की अवेयरनेस देने में मेरी कोशिश रहेगी। तो हमारे जो कैंट के एरियाज़ हैं उनमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अभी बाज़ार साइड पे जो है मेरी रेट्स मज़ीद ज़्यादा होंगे ताकि उनको भी मैं इस चीज़ की अवेयरनेस कर दूं कि उन्होंने एडल्ट्रेटेड या कोई सबस्टैंडर्ड चीज़ नहीं बेचनी। चले, उनको तो आपने कह दिया, अब ज़रा आम लोगों को बताएं, वो आपसे राबिता करना चाहें, वो शिकायत आपको पहुँचाना चाहें, वो क्या करें? आम लोग जो है मुझसे शिकायत अगर वो किसी भी, देखें जी हमारे अपने कंप्लेंट सेल लगे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अपने पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों की कंप्लेंट सुनते हैं। अगर हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपने रेट्स को कंटिन्यू रखें, लोगों को फैसिलिटेट करें, तो यहाँ पे मैं लोगों को भी जिम्मेदार कराना चाहूँगी कि उनकी भी ड्यूटी बनती है एज ए सिटीज़न। इफ़ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज़। तो वो एटलीस्ट दुकान में जाके अपने रेट लिस्ट का पता कर सकते हैं। पता करने के बाद अगर फिर भी वेंडर उनको जो है हाई प्राइस में एक चीज़ बेच रहा है, तो हमारे जो नंबर्स होते हैं कंप्लेंट में, उन पे वो शिकायत दर्ज करते हैं और हम उन्हीं शिकायत पे जो है फर्दर हमारा एक्शन होता है। जी, फौरी रिस्पांस करते हैं आप लोग? कितना टाइम लगता है? एक शख्स आपके पास शिकायत करेगा, फिर उसको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कि आप जाके हालात को देखें? देखिए जी, शिकायत जो होती हैं हर तरफ से आती हैं, तो हम अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि हमने किस तरह रेट करनी है। और रेट ऐसी नहीं होती कि मैं खुद जाके जो है उनसे कीमतें पूछते हैं। हम किसी प्लेन जो है कपड़ों में अपने बंदों को भिजवा देते हैं, या हम किसी फीमेल को डिप्यूट कर लेते हैं और वहाँ पे उनको भिजवा के हम जो है बुचर्स शॉप्स जो है या डेयरी फार्म है, वहाँ से हम सौदा ले लेते हैं। तो इससे जो है हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा रेट चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ौरी ही उस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना जो एक ही 30 डेज़ का ही होता है, तो इसमें अगर हम उनको रिलीफ ना दें, क्वालिटी चीज़ ना दें, तो उसके बाद तो वैसे भी हमारा नॉर्मल शेड्यूल चलता है। जी, तो हम फ़ौरी एक्शन लेते हैं उस पर। अच्छा, ये बताएं, ये तो रमज़ान का आपने शेड्यूल भी इस हिसाब से बताया हुआ है, घर और दफ्तर और फील्ड ये सब कुछ मैनेज इजीली कर लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैनेज इस तरह हम करते हैं कि हमारी एक तो हमारी ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है कि आपने हर सिचुएशन में जो है, आप अगर पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको इस चीज़ की पता होना चाहिए कि आपने किस तरह हालात को कंट्रोल करना है। ये पोस्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ेस भी अवॉइड करने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट हो तो आप जो है अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और अपनी ड्यूटी भी जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और घर में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है आपकी सब कुछ मैनेज करने में? अगर बताना चाहें तो हेल्प जो है मेरी अम्मी करती हैं। अच्छा। जी, घर में सबसे ज़्यादा हेल्प जो है मेरी अम्मी करती हैं, क्योंकि वह मेरे बच्चों को संभालती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है फिर मैं जो है उनका ख्याल रखती हूँ। जी, उनका भी ख्याल, उनके ऊपर तो नहीं आप एक्शन ले लेती? बहुत शुक्रिया। उनका जो है जितने भी ओल्ड एज में उनकी होती हैं तो उनका मैं सपोर्ट करती हूँ। ज़बरदस्त खुर्रतुलैन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। बतौर बाहर जाना, काम करना, उसके बाद घर को मैनेज करना, ये सब कुछ आप कैसे करती हैं, आज हमने ये जाना। और उन्होंने ये बता दिया है कि अब वो आम बाज़ारों का भी रुख करेंगी और वहाँ जाके भी देखेंगी अगर किसी ने प्राइस लिस्ट को फॉलो नहीं किया और सब स्टैंडर्ड स्टफ़ रखने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की, तो गए काम से। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कह दिया, कुछ इसकी बात करते हैं। एक बार फिर कौमी असम्बली में उनकी घनगरज सुनाई थी। उन्होंने कहा विफाक टैक्स लेने में नाकाम है, सूबे दिवालिया हुए जा रहे हैं, IMF ने वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक और FBR पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये सब कुछ भी कहा और उन्होंने एक दो लफ्ज़ भी समझाए कि वो क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं उन्होंने असल में कहा क्या है।
ये अब पीटीआई की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है। ऐसे लगता है कि आईएमएफ फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, स्टेट बैंक पे, एफबीआर पे कब्जा कर लिया। ऐसे लग रहा है कि आईएमएफ से नेगोशिएट करेगा। सूबे वफाकी हुकूमत की नाकामी की वजह से दिवालिया हो रहा है। सीखो, अपना काम करो। आप सिंध हुकूमत से सीखे, अपने टैक्स टारगेट्स को मीट करते हैं मगर हम उनको बीट करते हैं। इस मुल्क में ना कोई बिजनेसमैन काम करने के लिए तैयार है और ना कोई ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए तैयार है। नैब, गर्दी और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। ये मरते भी है और रोने नहीं देते। ये वही पुराना पाकिस्तान है, वो पुराना आमिराना पाकिस्तान जिया हक के दौर में देखा था। और इसी सब पर बात करेंगे। तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान आदिल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, रमज़ान की बरकतों से फैज़याब हो रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल अगर आपने नहीं सुना तो मैंने कोशिश कर ली कि आप बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा वो सुन लें, फिर हम उस पर बात कर लें। एक जुमला जो हम नहीं दिखा सके वो पता है क्या था? एक लफ्ज़ उन्होंने लफ्ज़ मुनाफिकत अदा किया, फिर उन्होंने समझाया कि ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है, ये जमहूरी लफ्ज़ है। ये सुना था आपने? अच्छा। ये हुआ और नहीं, उसके ऊपर स्पीकर साहब ने कहा कि जी इसको एक्सपंज करें। ये भी हुआ। मैं चाह तो ये रही थी कि इन लोगों की ना गुफ्तगू के ऊपर इनके खिताब पर बात करती, लेकिन मैं पहले आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये इन 5 सालों में कौन कौन से उर्दू लुगत के अल्फाज हैं कि जो गैर पार्लिमानी न रहेंगे, जिनको समझाना पड़ेगा कि ये तो कहा जाता है, ये तो होता है? वो जालिब के कलाम से लेकर इन अल्फाज तक है। जी, असल में होता ये है कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो उसके असल मानों में नहीं करते हैं, बल्कि उसको तंजिया या डेरोगेटरी सेंस में, तहकीर के मानों में इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से वो गैर पार्लिमानी हो जाता है। मसलन देखिए कि वो एक वज़ीर हैं, उनको बेबी कहा गया, तो अब वो ज़ाहिर है एक बालिग आदमी को, वज़ीर को आप बेबी बेबी करके नारे लगाएंगे तो वो उसका मकसद तो उसकी तहकीर करना है ना, उसको इंसल्ट करना है, तो इसलिए ऐसा है। और ये सिलसिला तो हमारी पार्लियामेंट में चलता ही रहता है। हम तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, मैं कम से कम 30-35 साल से देखता आ रहा हूँ। ये तमाम जो जमहूरियत पसंद लोग हैं ये एक दूसरे की बहुत दबा कर इंसल्ट करते हैं पार्लियामेंट में, और बाज़ बातें तो ऐसी कह जाते हैं जो हम बयान नहीं कर सकते टेलीविज़न पे। इतनी ही वो इंसल्टिंग होती हैं, इतनी ही गैर पार्लिमानी होती हैं। जबकि कहते हैं जमहूरियत जो है फ्लरिश करनी चाहिए, तो ऐसे रवैयों के साथ कैसे जमहूरियत फ्लरिश कर सकते? चलिए, ऐसे रवैयों के साथ नहीं हो सकता। लफ्ज़ होते हैं, उनका इस्तेमाल कुछ भी हो सकता है। शायरी ने क्या बिगाड़ा है? ये तो सबसे शाइस्ता ज़रिया है एहतजाज का, ये तो अपनी फीलिंग्स को बताने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो शायरी के जवाब में, गज़ल के जवाब में कोई गज़ल क्यों नहीं आ जाती? उस पर भी शोर ही क्यों आता है? इसलिए कि इतनी ज़्यादा अदब से दिलचस्पी नहीं है हमारे सियासतदानों को कि उनको गज़लें याद हों, उनको बहुत सारे शेर याद हों। कोई इक्का दुक्का पार्लियामान के मेंबर हैं जिनको कुछ गिनती के शेर याद हैं, वो बार बार वही पढ़ते रहते हैं। ऐसे शेर जो अक्सर रिक्शों के पीछे भी लिखे होते हैं, ट्रकों के पीछे भी लिखे होते हैं। या वो जो जालिब का कलाम, उसके बारे में क्या? फैज़, जालिब, ये तो मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन को पढ़ तो लेना चाहिए। नहीं पढ़ रहे तो टीचर रख ले, वो पढ़ा दे। नहीं, हाँ, कम से कम कोई किसी को कहें कि एक एंथोलॉजी उन्हें बना दें बड़े शायरों की, फैज़, गालिब और जो इस किस्म के साहिर लुधियानवी जो इनकलाबी किस्म के शायर हैं, और वो अपने पास वो एक रख लिया करें डायरी, ताकि कम से कम मौके महल की मुनासबत से कोई शेर पढ़े। लेकिन देखिए, जो ये शेर पढ़ते हैं ना, उसका मकसद कोई आवाम के लिए असल में तो ये आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के मुफादात को प्रोटेक्ट करना इनका काम है, आवाम की नुमाइंदगी करना इनका काम है। मगर ये जो काम करते हैं ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि अपने जो मुखालफीन हैं उनकी तहकीर कर सकें, उन पे जुमले कर सकें, उन पे तंज कर सकें। तो ये कोई इनकी जो शायरी, शेरो शायरी का मकसद भी कोई इतना नेक पाक नहीं होता। और देखिए, जो ये हंगामे हैं ना, कल जिस तरह ये स्पीकर के सामने खड़े हो गए, ये तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। आप यूँ समझिए कि बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये कोई बचपन से देखते आ रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। और अब ख्वाजा आसिफ जो हैं, कल उनको तकरीर करने का मौका नहीं दिया स्पीकर ने। अब वो नए नए पार्लिमानी लीडर बने हैं नून लीग के, वो बताना चाहते हैं कि देखिए कि मैं पार्लिमानी लीडर बनाऊं, मैंने जाते ही असम्बली में खड़ाक कर दिया और मैंने ऐसा एहतजाज किया, पूरी असम्बली को मफलूज कर दिया।
तो इसे हम लाहौर में कहते हैं रंगबाजी करना। रंगबाजी का मतलब ये होता है कि कोई सब्सटेंशियल चीज़ ना करना, बल्कि दिखावे के लिए खूब शोर शराबा करना। मकसद ये कि आवाम को बताना कि देखिए हम आपके हकूक़ के लिए बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। बस इतनी सी बात थी। में ये मकसद होना हवाना कुछ नहीं है। अपोजिशन वही करेगी जो वो करती आई है, शोर मचाएगी, हंगामा करेगी, असम्बली में कुछ कागज़ फाड़ेगी, स्पीकर के सामने खड़े होकर नारे मारेगी, और हुकूमत ने जो करना है वो करती ही जाएगी। उसकी ज़ात पे कोई असर नहीं पड़ता इन बातों का। हुकूमत वही करती है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, ये सब एक ही जैसे हैं। आप ये देखिए कि जैसे ही पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी, उन्होंने भी IMF या आलमी मालियाती फंड से कर्जा लेने के प्रोग्राम पे दस्तखत कर दिए थे कि हम नहीं करेंगे। नून लीग ने भी ऐसे ही किया था, आते ही दस्तखत कर दिए थे नवाज शरीफ ने, और बिजली की कीमतें बढ़ा दी थी। नवाज शरीफ ने पहले ही काम ये किया था जैसे ही वो हुकूमत में आए थे। अब ये हुकूमत भी 9-10 महीने बाद वही काम करने जा रही है। थोड़ा सा इन्होंने टाइम ज़्यादा ले लिया है, तो ये उस पर तनकीद कर रहे हैं। जब खुद कर रहे थे तो वो जायज़ था, जब अब कोई मुखालिफ कर रहा है तो वो काम गलत हो गया, वो नाजायज हो गया। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पॉलिटिशियंस के। ये जो काम खुद करते आते हैं, जी मुझे ये बताइए, ये आवाम को समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ हैं, इनको खूब बेवकूफ़ बनाओ शोर शराबा करके, और ये इम्प्रेशन दो कि देखो हम तुम्हारे लिए कितनी आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, आप ये भी कहिए, लेकिन मुझे ये बताइए, मुनाफिकत लफ्ज़ जमहूरी हो सकता है लेकिन चलन जमहूरी नहीं है, ऐसे ही है? हाँ, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। कभी कभी ऐसा इत्तफाक होता है। मुनाफिकत जो है देखिए, अब आप एंकर हैं, अगर मैं आपसे इत्तफाक नहीं करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आपको फिर भी बुला मुझे तो आपसे इत्तफाक करना पड़ेगा। आप तो इस प्रोग्राम की स्पीकर हैं ना, जैसे असद कैसर साहब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। वो ना कहिए, सारे के सारे यहाँ के आधा भी इन्होंने मिनट एहतजाज कर लिया, मैं तो घबरा जाऊंगी। नहीं, हम उस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे आपके सामने। हम तो देखिए ना, फौरन ही आपसे मुत्तफिक हो जाते हैं। हम कितने अच्छे बच्चे हैं। मैं बात को जरा मुराद सईद की तरफ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत हुई जब वो बात करने के लिए खड़े हुए, जवाब भरपूर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद की थी, मुराद सईद खामोश नहीं रहे। उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, कैसे कैसे उन्होंने जवाब दिया, क्या क्या कुछ वो कह पाए, आपको दिखा देते हैं। ये मरूसी एक्सीडेंटल चेयरमैन यहाँ पे आके बात करता है, फिर हिम्मत नहीं है कि सुन ले। इसकी काबिलियत ही क्या है, इसको क्या समझ है सियासत की? इसने क्या देखा है? मेरे और पाकिस्तान के बच्चों को लूटा, उनके पैसे से अपने लिए यहाँ पे जो इदारे बनाई, ये बात करेगा। एक पर्ची लहरा के हमारे पास आ गया कि मैं चेयरमैन बन गया, मजाक है क्या? और तकरीर क्यों? ये बेदर्दी से लूटा है। अब मेरा इसमें क्या कसूर है कि आपको और आयन अली को एक ही जगह से पैसे आ रहे हैं? इन्होंने कहा कि 200 अरब, जरा सुन ले, 200 अरब का हमने वो पैसा लेके आना था, लेकिन क्या करे कि फालूदे वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला अरबा रुपए यहाँ पे बरामद होना शुरू हो गया। पहले आपसे ये पैसा निकालेंगे, फिर बाहर जाएंगे। स्पीकर साहब, इनमें से किसी को भी हम आज की बात नहीं बोलने देंगे। इनमें से कोई भी यहाँ पे बात नहीं कर सकेगा। अजीब मजाक बने हुए हैं, यहाँ पे आके तकरीर झाड़ो और शो शुरू कर दो। तो अदनान आदिल साहब, अब ये आगे ना किसी को बात नहीं करने देंगे। अब कोई बात नहीं कर सकेगा, ऑपोजिशन बात नहीं कर सकेगी। उन्होंने जैसी बात की थी, इन्होंने ऑलमोस्ट वैसा कुछ जवाब देने की कोशिश कर ली। ये कैसा रवैया है? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। जैसा अपोजिशन का रवैया है, और वो जिस तरह ज़ोरदार तकरीरें करके इमरान खान पर और उनकी हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हुकूमत के पास एक ऐसा आदमी है मुराद सईद। पहले दिन से वो मुंह तोड़ जवाब जो है अपोजिशन को दे रहे हैं, और मुराद सईद जो है उनके ऊपर बहुत हुटिंग भी की जाती है, उनके बारे में नारे भी ऐसे, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं
कि जिससे वो इंसल्ट महसूस करें, लेकिन वो कोई इसका असर नहीं लेते हैं। जो बात उन्हें कहनी होती है वो कहते हैं। और अब ये देखिए कि जब आप मुराद सईद के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लोग फिर बिलावल के बारे में भी करेंगे। अब हुआ ये है कि जो हम बहुत अरसे से देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि अब उन्होंने पार्लियामान में तय किया है कि मिलकर साथ चलेंगे हुकूमत को, ताकि टफ टाइम दिया जा सके। अब बजट आने वाला है, बजट में ज़ाहिर है टैक्सेस लगेंगे, बिजली महंगी होगी और उससे जो ये है बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाएंगे। अपोजिशन के पास यही तरीका होता है कि वो असम्बली को चलने ना दे, उसको मफलूज कर दे, उसकी कार्रवाई ना चलने दे, वहाँ नारेबाजी करे, शोर शराबा करे। अब मुराद सईद ने भी जो तकरीर की थी तो उन्हें वो लगाना पड़ा, हेडफोन वगैरह लगाना पड़ा ताकि वो उनको शोर से डिस्टर्ब ना हो, वो अपनी बात कर सकें। तो अब ये देखिए, बात ये है कि आवाम ने तो इनको इसलिए भेजा था, अरबों रुपए खर्च हुए थे इस इलेक्शन के कराने पे कि वहाँ जाएंगे, कोई संजीदा बात करेंगे, कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे, कोई मिलजुल कर बैठेंगे, आवाम के मसाइल हल करेंगे। लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, लोगों के पास सीवरेज का सिस्टम नहीं है, लोगों के पास स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स में काम सही नहीं हो रहा, दवाएं नहीं मिलती हैं, तो कितने बेशुमार मसाइल हैं। पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं है, अदालतों में 20-20 साल मुकदमे चलते रहते हैं। तो इन सब बातों पे गौर करेंगे। दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करनी है, लोगों को रोज़गार मिले। हर साल पाकिस्तान में 13 लाख नौजवान जो हैं जॉब मार्केट में दाखिल होते हैं, यानी उनको जॉब्स चाहिए होती हैं, नए 13 लाख लोगों को। तो ये नए 13 लाख को तो क्या देंगे, जो पुराने ही हैं वो भी बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये सब मिल कर बैठे हैं, मुल्क के लिए पॉलिसी बनाए, मगर ये तो वहाँ जाकर पर्सनल मैच खेल रहे हैं, एक दूसरे पे ज़ाती तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे को ज़ाती तौर पे बुरा भला कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, और जैसे बहुत ही घटिया लेवल की गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जो बहुत सतही हैं, जो काम माजी में इन्होंने खुद किए हैं उसके ऊपर आज की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इससे कोई मुल्क को, कौम का तो फायदा नहीं, आवाम का फायदा नहीं। समझ फिर तो आगे कोई ख्वाब नहीं देखे जा सकते। आपको भी हाँ, बस ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो सियासी निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर रहा है, जिस तरह लोगों की तवक्को करना चाहिए, तवक्कुआत के मुताबिक होना चाहिए। तो फिर ये है कि अभी के लिए खुदाफिज़ कहूँ, कल परसों तरसों जब भी हम लोग दोबारा से गुफ्तगू करें किसी नए मौजू पे, आप आ तो जाएंगे ना? आप तो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, प्रोग्राम की एंकर हैं, आपकी मर्जी होगी तो आ जाएंगे। इतने फर्माबरदार नहीं है वैसे आप, मैं बता रही हूँ। देखिए अब वो आजकल शुएब साहब भी नहीं है ना, तो मैं घबरा रहा हूँ कहीं मुझ पर मीट ना लग जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। ये देखिए अगला सेगमेंट जरूर देखिएगा आप, क्योंकि इसमें ना ऐसे कुछ आइडियाज हैं कि आप अगर आप दस्तरखान की जीनत जो है ना उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी रौनक को बढ़ाना चाह रहे हैं और भाभी को थोड़ा सा हेल्प करना चाह रहे हैं, तो 1-2 रेसिपीज़ होंगी मेरे पास आज। भाई माह मुबारक है, आपका दस्तरखान सजा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। खजूर बिल्कुल बुनियादी है, बिल्कुल बेसिक है, हर दस्तरखान पर होती है और ये ज़रूरी भी है। भाई माह सयाम आते ही खजूर की मांग भी बढ़ जाती है। इफ्तारी करने के लिए खजूर लाजमी है, इसके बगैर रोज़ा नहीं खोला जाता अमूमन। उलमा कराम ने खजूर से रोज़ा खोलने को अफजल जो करार दिया है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं खजूर देखने में तो छोटी सी है, लेकिन ये एक मुकम्मल डाइट है, मुकम्मल ग़िज़ा है। रोज़े के दौरान जिसमें जितनी भी कमी हो जाती है ये इसको पूरा करने में पूरी मदद देती है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं इनको खजूर का जो इस्तेमाल है ना उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। और खजूर कितनी ज़रूरी, कितनी अच्छी और कितने तरीक़ों से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ एहतियात करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यही सब कुछ आज जानेंगे। हमारी मेहमान हमारे पास है फूड एक्सपर्ट हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नियादन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ कोशिश की थी खजूर के फ़वाइद बताने की, तो वो सिर्फ कोशिश थी। आप प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छा बताया आपने। और खजूर एक ऐसा मैं कहती हूँ फ्रूट है जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर एक को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुन्नत भी है। और खजूर का इस्तेमाल इसीलिए हमारी सुन्नत में कहा गया है कि हम जब रोज़ा खोलते हैं तो हमारे लिए खजूर से ही रोज़ा खोलना काफ़ी होता है, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल जाते हैं पानी से और खजूर से रोज़ा खोलने से, जो आपको दिन भर चाहिए होता है, ज़रूरत जो नीड होती है आपकी। खजूर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और मैं चाहती हूँ कि खजूर आप सहरी में भी इस्तेमाल करें और अफ्तार में भी इस्तेमाल करें। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनको एहतियात बरतनी चाहिए, लाजमी एहतियात बरतनी चाहिए,
लेकिन बंद ना करें। ये नहीं, या ये ना सोचें कि हमने खाना ही नहीं है या छोड़ दें खजूर का इस्तेमाल। तो खजूर का सिर्फ 1 से 2, एक मैं कहूँगी 1 खजूर वो ले सकते हैं, लेकिन आम इंसान जो है वो दिन में 3 खजूर ले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि खजूर में पोटेशियम भी है, आपका मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है और फुल ऑफ आयरन है। जो लोग एनीमिक हैं, जिन लोगों को खून की कमी है उनको खजूर का इस्तेमाल बेहद करना चाहिए। खजूर के बहुत से लोग देखते हैं अमूमन सिर्फ शेक बनाते हैं कि खजूर का शेक ही बन सकता है, तो खजूर के शेक के अलावा खजूर की लस्सी भी बन सकती है। लस्सी खजूर की बिल्कुल, क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ। इस तरह बनती है कि मैं रात में उसको दूध में डिप करके खजूर को 3 खजूर और उसमें खुबानी का भी इस्तेमाल साथ करती हूँ, 2 खुबानी। और सुबह जब मुझे सहरी में बनाना होता है तो दही में मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसको, जिस तरह हम कहते हैं, चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं है क्योंकि खजूर खुद मीठी होती है। आप लस्सी बनाइए, आप देखिए दिन भर आपको तकवीयत मिलेगी, जो आप सोचते हैं एनर्जी बूस्ट होगी, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट करता है खजूर। खजूर से हम रोज़ा खोलते हैं, उसकी टेक्निक ये है साइंसी, क्योंकि जब हम सारा दिन भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक्स बन रही होती हैं। तो आप जब गैस्ट्रिक में आते हैं और खजूर से रोज़ा खोलते हैं तो ये उसको बैलेंस कर देती है, क्योंकि खजूर उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जिन लोगों को गैस्ट्रो की शिकायत रहती है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है खजूर खाने से। जिन लोगों को मैं कहती हूँ जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं उनको खजूर लाजमी खानी चाहिए। खजूर किस तरह खानी चाहिए मैं बताती हूँ। जैसे मैंने 3 खजूर कहा खानी चाहिए अमूमन लोगों को। सफ़ेद तिल, आप खजूर के बीज निकाल के उसमें तिलों को फिल कर लें, और वो 3 खजूर दिन में आपने 3 टाइम जो मील लेते हैं उसके फ़ौरन बाद आपके दांत 32 होते हैं, 32 दफ़ा आपने उसको चबाना है। अमूमन हमें खाना भी 32 दफ़ा ही चबा के खाना चाहिए, लेकिन आप अगर वो उस खजूर को इसलिए कहा गया है कि वो आपके जॉइंट में जो है वो लुब्रिकेंट पैदा करेगा जब आप इस तरह खाएंगे तो। बहुत सारी चीज़ें हैं खजूर से। खजूर का गोंद भी आता है, खजूर की छाल का गोंद होता है, वो अगर आप बिल्कुल माइनर सा मटर के दाने के बराबर दूध में पका के पियेंगे तो जो आपका जॉइंट्स का लुब्रिकेंट ख़त्म हो रहा है वो दोबारा डेवलप होना शुरू हो जाता है उसके खाने से। छोटी सी खजूर और इतने फ़ायदे। अब ज़रा लोगों का थोड़ा सा माइंड भी क्लियर कीजिएगा इस सिलसिले में। खजूर गर्म होती है तो गर्मियों में कैसे खाएं? खजूर गर्म होती है और गर्म इलाकों में ही पैदा होती है। खजूर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा गर्म इलाकों में ही किया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम यूएई में गुजारा है और वहाँ अमूमन हम कहवे के साथ खजूर का इस्तेमाल करते थे, और ये लाजमी है वहाँ, क्योंकि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को ये फास्ट करती है। खजूर खाने से आपका इम्यून सिस्टम फास्ट होता है, और खजूर ये है गर्मी को, हमने ये भी मक़ूला सुना है ना कि गर्मी को गर्मी मारती है, तो ये चीज़ गर्मी को गर्मी मारती है। तो खजूर जो है अमूमन मैंने देखा है कि अरब ममालिक में पैदा होती है, और हमारे यहाँ सिंध में ज़्यादा खजूर पैदा होती है, जहाँ गर्म ममालिक वो शहरी जो हमारे इलाके हैं वहाँ खजूर ज़्यादा पैदा होती है। और खजूर आपकी जो बॉडी का हिद्दत है उसको बैलेंस करती है, इसीलिए खजूर खाने के आपके फ़वाइद हैं। आपके खाने को डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। अच्छा, खजूर के फ़वाइद अलग हैं और खज्जी के फ़वाइद अलग हैं? खज्जी के फ़वाइद इसलिए लगे कि वो पकने की हद तक जो मराहिल होते हैं, जिस तरह हम आम के और कैरी के फ़वाइद को लेकर चलेंगे, इसी तरह कच्ची खजूर और पकी हुई खजूर के फ़वाइद अलग अलग होते हैं। और खज्जी की लस्सी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं, खज्जी की लस्सी खाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो अमूमन जिन लोगों का गले का प्रॉब्लम होता है वो कच्ची खजूर खाने को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वो जो आपके जो गले के जो खराश प्रॉब्लम्स होती है, मैं कॉर्ड कहूँगी, जो हमारे कॉर्ड्स होते हैं उनको और ज़्यादा ये ख़राब करती है। तो कोशिश किया करें कि उसको भी थोड़ा सा पकने दिया करें। एक खज्जी आती है जो बिल्कुल कच्ची होती है, लेकिन एक आती है ज़रा जो रेडिश की तरफ जा रही होती है, वो खाएं। हाफ बिस्किटी से कलर की हाफ नीचे से ब्राउन, वो मीठी भी होती है थोड़ी सी। जी हाँ, लेकिन वो उतना पल्पी नहीं है, वो पल्पी नहीं होती है, वो सख्त होती है। लेकिन उसको भी हम बहुत सारे, हम जैसे अब फ्रूट चाट्स बनाते हैं, हम उसमें
फ्रूट चाट्स में यूज़ कर सकते हैं उस खजूर को। खजूर का इस्तेमाल हम खज्जी का इस तरह कर सकते हैं कि हम फ्रूट चाट्स में उसको ले लें। लेकिन जो फ़वाइद को अगर देखा जाए तो हमें खज्जी की जगह खजूर ही चूज़ करनी चाहिए। चूज़ करना चाहिए। खजूर के फ़वाइद उससे ज़्यादा हैं, पकी हुई खजूर के फ़वाइद बेहतरीन है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपको वाइटामिन ज़्यादा मिल रहे होते हैं, मिनरल ज़्यादा मिल रहे होते हैं। वो आपकी ख़ास तौर पे खजूर का जो फ़ायदा है वो आपकी बोन्स के लिए बेहतरीन है, मैं कहती हूँ। और बच्चे जब बड़े हो रहे हों तो उनको उनकी इम्यून सिस्टम फास्ट करने के लिए हमें खजूर का इस्तेमाल, जैसे हम शेक्स बना के देते हैं, ये बच्चों को लाजमी देना चाहिए हमें। अच्छा, किसी भी शेक में अगर हम खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें शुगर नहीं डालेंगे? बिल्कुल शुगर नहीं डालेंगे। और शुगर का इस्तेमाल तो मैं कहती हूँ हर एक को कहती हूँ कि थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ कर दें अपनी लाइफ में, क्योंकि शुगर खाने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप गुड़ का देखिए, हम पहले दौर में वापस जा रहे हैं, हम गुड़ का इस्तेमाल करते थे। गुड़ आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। जो चीज़ और उससे आप ये देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, गुड़ भी एंटीऑक्सीडेंट है और खजूर भी एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप शेक में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं खजूर के साथ तो आपकी बॉडी डिटॉक्स करना शुरू कर देती। तो हमारे पास तो हम कहते हैं ना कि एक चीज से हम बेतहाशा उससे फायदे ले सकते हैं। जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उनको भी खजूर थमा दी जाती है? बिल्कुल, वो जो बिल्कुल पकी हुई खजूर होती है उसको दे दी जाती है ताकि उसके जो ये गम्स हैं ये मजबूत हों। छोटे टीथी आले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गम्स को मजबूत करने के लिए। ये आपने बड़ा टिपिकल पॉइंट याद दिलाया मुझे। देखिए मैं भी कभी कभी कुछ बता देती हूँ। ये वो पॉइंट है जो बड़ी बड़ी बूढ़ियां होती है ना उन्हें याद होता है, वो वाला पॉइंट आपने आज याद दिला दिया है। सही है ना, संगत का असर है ये। खबरदार उम्र पूछी। मेरा बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू। अब हम क्विकली एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद में हेडलाइंस भी होंगी, दीगर खबरें और मौजूआत भी होंगे। लाहौर में दाता दरबार के बाहर खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड कौन है? नया दिन के इस हिस्से में अब हम यही बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस सिलसिले में कुछ जान सकें। तफ्तीशी टीम्स के हाथ अब तक कोई सिरा नहीं आया। एक सीसीटीवी फुटेज आई थी, उस पर भी कई सवाल हैं। इसी सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर खान, दाता दरबार पर हमला हो जाता है, उसके बाद बयानात सामने आ जाते हैं, रिपोर्ट सामने आएंगी, फिर बात करेंगे, उस सब में सीसीटीवी फुटेज आ जाती है और फिर जितनी बातें पहले हुई थी उन सब पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस सारी सूरत हाल का अहाता कीजिए। किरण, दाता दरबार धमाके की तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे कर रहे हैं, जिनमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी शामिल है। और तफ्तीश जो है ये एक तवील प्रोसेस है, एक तवील अमल है, जिसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हक़ाइक़, मुख्तलिफ लीड्स, मुख्तलिफ एविडेंसेस मिलते रहते हैं और इसका रुख जो है वो तब्दील भी होता रहता है। ये धमाका प्लांटेड डिवाइस था या खुदकुश धमाका था, इसमें तहकीकाती इदारों ने प्लांटेड डिवाइस होने के तमाम इम्कानात को रद्द कर दिया है, क्योंकि जब प्लांटेड डिवाइस का धमाका होता है तो वो वर्टिकल होता है और उसमें धमाके के बाद धमाके की जगह पर एक गड़ा पड़ जाता है। लेकिन इस क्राइम सीन में गड़ा नहीं पड़ा, इसलिए तमाम तहकीकाती इदारे इसको प्लांटेड डिवाइस होने के तमाम इम्कानात को रद्द करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि ये एक खुदकुश धमाका था, जिसकी क्लोज सर्किट फुटेज सामने आती है। और क्लोज सर्किट फुटेज में एक मुमकिना या मुबैना शख्स को, मुश्तबा शख्स को देखा गया है, जिसको मुबैना तौर पर खुदकुश हमला आवर बताया जाता है। लेकिन जब फुटेज को स्लो करके देखें तो उस शख्स की मौजूदगी में फ्लेम जो है वो कैमरे के सामने आ जाता है। अब कैमरे के सामने अगर फ्लेम आता है तो जिस जगह पर वो फ्लेम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है वहाँ पर तबाही के आसार बिल्कुल भी नहीं है और तबाही के आसार उसी तरफ हैं जिस तरफ इस मुश्तबा शख्स को देखा गया। ये तमाम तर हक़ाइक़ जो है इनकी बिना पर अभी तफ्तीश जारी है। मुख्तलिफ और सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है कि ये शख्स वाकई खुदकुश हमलावर था, क्या कोई राहगीर था। अभी इस वक्त मुर्दा खाना में सिर्फ एक डेड बॉडी मौजूद है जो कि लावारिस है, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी और इस शख्स को भी किसी ने क्लेम नहीं किया, क्योंकि इसके सिर्फ जिस्मानी अज़ा ही तहकीकाती इदारों को मिले थे। अभी इसकी जियो फेंसिंग की जा रही है, दीगर तफ्तीश के जो मराहिल हैं वहाँ पर अभी काम किया जा रहा है, जिसके बाद हतमी तौर पर इसको डिक्लेयर किया जाएगा कि आया ये खुदकुश हमलावर था या नहीं था। ये तमाम तर हक़ाइक़ जो है इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने पे, इसकी शनाख्त होने पे और तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने पे वाज़े तौर पर बताई जा सकती हैं। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये वाकई कई सवालात को जन्म देती है, जिनका जवाब जो है तहकीकाती इदारों का कहना है कि जैसे जैसे तफ्तीश का अमल आगे बढ़ेगा मुख्तलिफ लीड्स मिलेंगी, मुख्तलिफ एविडेंसेस मज़ीद मिलेंगे। या जो एविडेंस हासिल ये शायद जल्दबाजी में दिया गया बयान है, जल्दबाजी में की गई बात है।
अभी तक की तफ्तीश में जो उस दिन धमाके वाले दिन आईजी पंजाब ने ये डिक्लेयर किया था कि ये खुदकुश धमाका है और इस शख्स को जो है वो मुबैना खुदकुश धमाका या खुदकुश हमलावर का कहना चाहिए था, लेकिन शायद इसको ये जल्दबाजी में खुदकुश हमलावर ही डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये तफ्तीश चूँकि मुकम्मल होगी उसके बाद ये सामने आएगा कि ये शख्स वाकई खुदकुश हमलावर था या नहीं था, क्योंकि इसको अभी इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये खुदकुश हमलावर नहीं था। ये तमाम तर जो हकायक हैं ये तफ्तीश पर मुनहसिर है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर दो ही बातें हो गई कि या तो ये खुदकुश हमलावर था या नहीं था ये सवाल, दूसरे ये कि इन लोगों ने जल्दबाजी की या क्या किया। ये दो सवाल हैं कि जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला उसकी बात कर लेंगे। अली जफ़र, मीशा शफ़ी, इनका झगड़ा, इनका तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पहली समाअत का मौका, मीशा शफ़ी के वकील ने निराली मंतिक पेश की। एक साथ सारे गवाहों के बयानात रिकॉर्ड और जरा का मुतालबा कर दिया। बयानात भी एक ही दिन हो, जरा भी एक ही दिन हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत आपकी ख्वाहिश पर नहीं चल सकती। अदालत ने तय करना है कि गवाहों के बयान कैसे लेने हैं, कब लेने हैं। वकील ने कहा कई अदालती फैसलों की मिसालें दी जा सकती हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा आप कोई मिसाल नहीं दे सकते क्योंकि ऐसी कोई मिसाल ही नहीं। अली जफ़र के वकील ने बताया 11 गवाहान में से सिर्फ एक गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की है। ये मामला बहुत अहम करार दिया जा रहा है हैरेसमेंट के इशूज़ से मुताल्लिक़, और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और इस वक्त हम आपको फौरी दिखा देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे हैं, कहाँ पर हम देख लीजिए आप। Is not budging and is not being cooperative in handing over our fishermen. हमने 360 हिंदुस्तानी फिशरमैन रिहा किए इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 4 बैचेस। नाउ आप इसको गुडविल जेस्चर भी कह सकते हैं, जो आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। आपने कहा ह्यूमैनिटेरियन भी है, लेकिन देयर इज अ मॉरल प्रेशर जो बिल्ड किया जाता है, और ये हमने इसलिए किया टू एक्सर्ट मॉरल प्रेशर ऑन इंडिया कि पाकिस्तान ये कर रहा है तो हिंदुस्तान को भी करना चाहिए। एंड देयर आर अदर फैक्टर्स, देयर इज एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जिसमें ये एज अ CBM हम कहते हैं, इट्स अ CBM, इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं अपने फाजिल दोस्त से ये कहना चाहूँगा, दफ्तर खारजा हमारा जो हाई कमीशन है आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार है। वो पाकिस्तानी हैं, उनकी खातिर हमें मतलूब है, और जहां आपको हमारी ज़रूरत है आप तशरीफ़ लाइए, हम आपका साथ देंगे, और ये हमारा मुश्तरका मसला है, हमारे पाकिस्तानी है। एंड इंशाअल्लाह आई अश्योर यू कंप्लीट कोऑपरेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। शुक्रिया जी। सईद नवीद कमर साहब, ये मोशन आप पेश करवा लें प्लीज़। सर, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वज़ीर ख़ारिजा इज़हार ख्याल फरमा रहे थे, इसकी तफसील भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे। शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों को धोखा दिया गया, स्मगलिंग की गई, ये घिनौना धंधा, इसमें मुलव्वस अफराद के गिर्द शिकंजा सख्त हो रहा है। पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों के साथ शादी का मामला, इस केस में FIA की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 11 चीनी और 2 पाकिस्तानियों समेत मजीद 13 अफराद ऐसे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है। FIA ने जौहर टाउन में कार्रवाई की थी। मुतासरा शख्स नज़ीर अहमद ने चाइनीज़ ग्रोह के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, उसी के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। इसके मुताबिक उनकी बेटी से मुलाजमत का झांसा देकर शादी की गई, बाद में मजबूर किया गया गैर अखलाकी कामों पर। FIA ने इस शिकायत पर ही एक्शन लिया। मकामी अदालत से मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब हासिल कर लिया गया है, ताकि इस सब में जो मुलव्वस हैं उनको पकड़ा जा सके और उनको करार वाकई सज़ा भी दी जा सके। तो अब सरबराह पंजाब वुमेन कमीशन फौजिया वक़ार साहब हमें ज्वाइन करिए, उनसे बात कर लेते हैं। वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, लड़कियों से शादी करके, पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करना, चीन स्मगल करना, कई गिरोह सामने आ रहे हैं। आपके कमीशन ने इन लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी वापसी के लिए क्या इक़दाम किए? चीन बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तानी अगवा करके लेके जा रहे हैं चीनी बाशिंदे, और उनके साथ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रोह इस वक्त मुतहर्रिक हैं, और वो मुतादिद पाकिस्तानी लड़कियों को, जिनका ताल्लुक़ मुसलमान घरानों से भी है
और पसमानदा क्रिश्चियन मसीही घरानों से भी है, उनको लेके और उनको शादी के नाम पे चीन ले जाया जाता है, जहाँ पे उनको जिनसी हरासियत उनकी होती है, उनको जिनसी गुलामी में रखा जाता है और शादी के नाम पे उनको कैद करके वहाँ पे रखा जाता है। हाल ही में कई ऐसे गिरोह सामने आए हैं और अभी पिछले 3 दिनों में तकरीबन 20 चीनी बाशिंदे और पाकिस्तानी जो उनके कोलैबोरेटर्स थे वो पकड़े गए हैं। उनसे मालूम ये हुआ है कि ये गैंग्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वो शादी का झांसा देते हैं लड़कियों को, और ख़ास तौर पे जो गरीब ख़ानदान से लड़कियां हैं उनको एक बेहतर मुस्तकबिल का झांसा दे के, और चीनी जो यहाँ पे पाकिस्तान में आए हुए हैं या वो गैंग रिंग लीडर्स हैं और वो जो चाइना में चीनी रहते हैं उनको भी ये कह के कि हम आपको यहाँ से लड़कियाँ लेके देंगे, उनको आपस में मिलाते हैं। शादी के ये गलत फेक निकाहनामे भरे जाते हैं और उनकी बुनियाद पे इनको यहाँ से स्मगल किया जाता है। अच्छा ये बताइएगा, आपकी इत्तलात के मुताबिक अब तक कितनी लड़कियां हैं जो इस वक्त चीन में मौजूद है? जी, इस वक्त 90 से ज़्यादा FIA की इत्तला के मुताबिक लड़कियां चीन में मौजूद हैं, मगर एक और अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों और लड़कियां हैं जो इनके चीनी बाशिंदों के गिरोह के चुंगल में आ चुकी हैं। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी भी इसमें इन्वॉल्व हैं और कई तो सरकारी एहलकार भी, उनकी भी अमल दखल है, जिसकी वजह से ये गिरोह इतने मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, हमें ज़रा ना इस बारे में बता दीजिए, क्या पाकिस्तानी सफारत खाना क्या करता है इस सिलसिले में? जो लड़कियां चीन जाती हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी खैरियत जानते हैं, क्या कोई मॉनिटरिंग की जाती है इस सिलसिले में? पाकिस्तानी सफारत खाने बिल्कुल इस वक्त मुतहरिक हो गए हैं, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो चीन के सफारतकार हैं उनको भी इतला दे दी गई है और वो भी इस वक्त भरपूर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। FIA बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है, मुल्क के अंदर जो कारकर्दगी है उस पर पुलिस एक्शन ले रही है और मुल्क जो 2 मुल्कों के दरमियान में ट्रैफिकिंग हो रही है उसके लिए FIA इस वक्त एक्टिव है। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि अगले जो इस तरह के काम होने उनको रोका जाए और उन चीनी बाशिंदों का पता चलाया जाए जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। अभी जो एक गैंग का सरबराह जिसे कहा जाता है सरगना, उसका ये पता चला है कि वो एक पावर प्लांट पे काम करने के लिए आया था और उसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो चुका था वो यहाँ पे है। क्या वजह है कि उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और वो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं? अगर हमारी मॉनिटरिंग इफेक्टिव हो तो मेरे ख्याल से अब इस वक्त जो आपको हज़ारों चीनी बाशिंदे नज़र आते हैं वो इस तरह की कारकर्दगियों में या मुलविस ना हों। तो अभी हमारी ये इतला है कि लाहौर में पुलिस काफ़ी एक्टिव है और इस तरह के जो चीनी बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी रह रहे हैं और इस काम में मुलविस हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा फौजिया साहिबा, ये फरमाइएगा, कोई कामयाबी जो हाल ही में आपको मिली हो इसके बारे में बताएं और हमें ये भी बताइए साथ में, अगर कोई पाकिस्तानी लड़की मुश्किल में है तो कमीशन उनकी मदद कैसे कर सकता है? कमीशन ने इस चीज़ का अब नोटिस ले लिया हुआ है। अभी हाल ही में हमें मीडिया की एक रिपोर्ट पे इस तरह के एक लड़की को यहाँ पे लाहौर में, शायद जौहर टाउन के करीब कोई इलाका था, उसमें पता चला, उसको वहाँ से बरामद किया गया पुलिस की मदद से। हमने उस लड़की की मदद भी की उसके बाद, मगर यह है कि अब कमीशन इन चीज़ों का बहुत बाकायदा इसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो तमाम जो कानूनी ज़रिए मौजूद हैं इनके रिड्रेस के लिए उनको हम फैसिलिटेट करेंगे लड़कियों को कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपको पता है ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, 7 से 10 साल की सज़ा है और कई दफ़ा उम्र कैद भी इसके लिए दी जा सकती है। चाइना में भी इसका बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। हमें ये इंश्योर कराना है कि ये सज़ाएं ज़रूर उन लोगों को मिलें और लड़कियों के पास अवेलेबल हों ताकि और उनको आगाही हो। तो अब हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हम इस चीज़ की, और ख़ास तौर पे पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की जो पंजाब हुकूमत की हेल्पलाइन है उसका नंबर 1043 है, उस पर लड़कियाँ कॉल करके ऐसी खबरों की ऐसी हमें खबर दे सकती हैं और हम उसमें उनकी भरपूर मदद करते हैं।
बहुत शुक्रिया। सरबरा पंजाब वुमेन कमीशन फौजिया वक़ार हमारे साथ थी। इंतहाई संजीदा, इंतहाई तशवीशनाक मामला था ये, जिसके ऊपर आप हमें बता रही थी, बात कर रही थी, लेकिन फिर भी पहली जिम्मेदारी हमें ख़ुद अदा करनी होगी। हमें ख़ुद देखना होगा कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किन के साथ रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, और इसमें हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक फैमिली अपनी फैमिली के लिए कर सकती है, आप अपने दोस्तों के लिए, अपने मोहल्लेदारों के लिए कर सकते हैं। अपने किरदार से पीछे नहीं हटें, तभी इस बड़े मसले से शायद दो चार ना हो, वो मकाम ही ना आए कि मामलात कमीशन तक जाने पड़ जाएं और इस तरह के मामलात बिगड़ते चले जाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक आया, मुनाफाखोर सरगर्म हो गए, ये बहुत बड़ा मसला है। हम ज़रा इसी की बात कर लेते हैं। फल मंडी हो या ठेले वाले, सब जगह फ्रूट अगर दिखाई दे रहा है तो महंगा ही होगा। कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया, अवाम परेशान हो गए। इस सारे मौजू पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। माह सयाम क्या आया, अवाम मुनाफाखोरों के चुंगल में फंस गए। सरकार का कीमतों को काबू में रखने का दावा भी हवा हो गया। रमजानुल मुबारक के इब्तदाई दिनों में फलों और सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। खरबूजा 90 रुपए से 105 रुपए फी किलो, फालसा 209 रुपए से 231 रुपए फी किलो, डब्बे वाली खजूर 331 से 400 रुपए फी किलो, लाल आलू 27 रुपए से 32 रुपए फी किलो हो गया। यही नहीं, कमिश्नर ऑफिस की प्राइस लिस्ट कागज का टुकड़ा बनकर रह गई। शहर के अक्सर ताजिरों के पास लिस्ट होती ही नहीं, जबकि कमिश्नर ऑफिस भी महंगा सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना कर सका। तो जनाब अब इसी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। हमको हमारे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं और स्टूडियो में वो आ चुके हैं। हाजी जाहिद अवान, चेयरमैन कराची फ्रूट मंडी एसोसिएशन। आज हम आपके सारे सवाल इन्हीं के सामने रखते हैं। वेलकम टू नियादिन, कैसे हैं आप? ये क्या हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं देखते? प्राइस लिस्ट का क्या बना? सब महंगा। ये मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बोतल से जिन जो है ये मुसलमानियत का हमारा ये रोज़े के माह में क्यों बाहर आके एक्टिव हो जाता है, इससे पहले पूरे साल कहाँ पर होता है। ये महंगाई जो है ये हर बार ये रोना रोया जाता है कि फ़्रूट महंगा हो गया। एक मैं फ़्रूट से रिलेटेड हूँ इसलिए फ़्रूट की बात करूँगा। ये पेरिशेबल आइटम है। इस मरतबा का ख़ास कर मैं कहूँगा आपको कि इस मरतबा तो ये सीज़न रोज़े हर साल 15 से 20 दिन मेरा ख्याल है बैक होते रहते हैं और सीज़न पीछे आता रहता है। इस मरतबा ये इत्तेफाक से और 2-3 साल और ऐसे गुजरेंगे कि इस टाइम पे किसी 2-3 फलों का सीज़न होता है, वो भी ज़बरदस्ती उगाए जाते हैं। तरबूज और खरबूजा जो कि पूरे साल चलते हैं। आम का सीज़न नहीं है इस वक्त, अनार का नहीं है, खुबानी, गर्मा और देख लें आप किसी चीज़ का, पीच का, आड़ू का। एक तो सीज़न केला है, वो भी बचा कुचा जो होता है वो रहता है हाथ में। अब डिमांड जो है वो रमज़ान में आपको पता है कई सौ गुना बढ़ जाती है। सप्लाई जो होती है वो रुपए में 30% आप पे आ गई है और डिमांड जो है 200% पे चली है। तो कहाँ से उसका गैप पूरा करेंगे? मतलब आप ही इकलौते शख्स हैं जिसको सीजन फ्रूट्स के बारे में पता है, आम आदमी को नहीं पता। आम आदमी को देखें, इस लॉजिकली आम आदमी को नहीं पता कि इस वक्त सीजन में क्या फल है। आप भी जानते होंगे, आम आदमी को भी पता है ये मैंगो का सीजन कब आता है और ऑरेंज का कब आता है और किस चीज़ का कब, ये तो हर बंदे को पता है। तो इस वक्त देखें ना, मैंगो की क्रॉप भी बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो तो वो मई के एंड से तैयार होती है। इसी तरह हर मई के एंड पे तकरीबन हर फल आना शुरू होता है। 32 किस्म के फल आते हैं मंडी में। इस वक्त मंडी होती है खाली। और दूसरी बात ये मैं आपको महंगाई का बताऊं, चले ये तो इस वक्त सीज़न नहीं है, महंगाई क्यों बढ़ती है उसकी वजूहत हैं। उसकी वजह है गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, कंज्यूमर के इदारे होते हैं, रेट के इदारे होते हैं। अपना जो हम कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग्स हर साल जब रमज़ान आता है तो मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। पूरा साल कहाँ होते हैं, टोमेटो का भी क्या हाल हुआ है, पोटैटो का क्या हाल हुआ है, रिसेंटली आपने देखा है। तो बात ये है कहने की कि पूरी दुनिया में आप चले जाएं तो जो फार्म्स होते हैं उन फार्म से पर केजी या पर मन या पर टन के हिसाब से रेट होकर चीज आती है होलसेलर के पास। आप ये बात आम आदमी को कैसे समझाएंगे? पूरी दुनिया में माह रमजान आए तो अगर मुस्लिम स्टेट नहीं भी है तो भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि रोजेदारों को सहूलत मिले। तो देखिए ये नहीं है ये हमारे यहाँ नहीं है, फ्रूट और सब्जी में तो है ही। मैं कह रहा हूँ, मैं इंक्लूड अपने को कह रहा हूँ ना, मैं कैसे सीधा आऊँगा?
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ने करना है। मैं तो किसी को डंडा नहीं मार सकता अपने ट्रेडर को। मैं वेलफेयर का एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, मैं को गवर्नमेंट का मेरे पास अथॉरिटी नहीं किसी को अरेस्ट कर लूँ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जिनके बड़े बड़े 4-4 हज़ार एकड़ के फार्म है वो बैठे गवर्नमेंट की सीटों में, मिनिस्टर हैं, इदारे हैं। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये होता है कि पर केजी या पर टन के हिसाब से फार्म सौदा करके तैयार हो जाता है, फल निकलता है। उसके ऊपर 10% जो है ट्रांसपोर्टेशन और 10% वेस्टेज लगा के वो होलसेलर के पास आता है। होलसेलर फिर जवाबदेह होता है कि उस पर अपना 5% या 8% या 10% प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचे। ये होता है तरीक़ाकार पूरी दुनिया में। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया, तो वो सिस्टम पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कौन करेगा और करवाएगा कौन? हमारे यहाँ पुरानी सब्जी मंडी थी यूनिवर्सिटी रोड पे, आप देखें ऑक्शन होता था। ऑक्शन में ये होता था कि हम चीज़ सामने रख देते थे और कस्टमर 20-25 खड़े हो जाते थे। काटनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा, इसी के ऊपर बात करते हैं अभी। लेकिन कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब खिताब करें, पहले ज़रा नाज़रीन को वो दिखा देते हैं। ड्रग्स और क्लैशनिकोव का कल्चर आज तक हम उससे जान नहीं छुड़ा सके। ये हमारी तारीख का एक बड़ा ही दुख भरा जो है वो चैप्टर है कि हमने अपनी आज़ादी बेची और एक सुपर पावर की गुलामी कबूल करके एक शख्स ने, फर्द वाहिद, अपने इक़्तिदार के लिए कोई कौमी मुफाद जो है इस चीज के साथ वाबस्ता नहीं था। मजहबी दहशतगर्दी, इस जो हमने किरदार अदा किया अफगान जंग में, जो एक सो कॉल्ड जहाद था, पता नहीं उसको जहाद क्यों कहा जाता है। हमारी सोवियत यूनियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं थी सोवियत यूनियन के साथ। हमें सिर्फ शौक था कि इक़्तिदार को तूल दिया जाए। और उसके बाद 9/11 के बाद अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया। इसलिए आज 18 साल हो गए जनाब स्पीकर, फतह करीब ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान की न तो रूस से कोई दुश्मनी थी, न 9/11 के हालात ऐसे थे कि उसमें हम उलझते फंसते और पाकिस्तान इस किस्म के चैलेंजेस का सामना करता। अभी भी यकसू होकर, एक होकर मसाइल से लड़ने की बात वो कर रहे हैं। खिताब उनका जारी है। हम इससे पहले बात कर रहे थे हाजी साहब आपसे, आप ये कह रहे थे कि फ्रूट ऑक्शन हुआ करती थी। ऑक्शन होती थी। ऑक्शन में क्या होता था, कोई रेट तय नहीं होता था, सामने माल रखते थे और कस्टमर खड़े होते थे। 1000 रुपए की चीज़ है, हम 100 रुपए से शुरू करते थे, वो 400 रुपए पर रुक जाए, 500 पर रुक जाए, कस्टमर के अपनी बोली पर आकर उसकी ऑक्शन की जो वो होते थे उस पर ख़त्म हो जाता था। वो सिस्टम इस नई मंडी में आके ख़त्म कर दिया गया है। हमारी एसोसिएशन भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी और ना गवर्नमेंट का इदारा मार्केट कमेटी वो नहीं करवा सकी। अगर दोबारा वो रूटीन शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से 40% तो यहाँ से फ़र्क पड़ जाएगा। अभी हर हमारे ट्रेडर्स ने वो माशेखोरों की तरह एक एक पेटी मुनाफा रख के बेचना शुरू कर दी है। ये भी गलत है, जिसका मैं खुद कहता हूँ कि ये गलत है। लेकिन हम इम्प्लीमेंट कैसे कराएं? हमारा गवर्नमेंट साथ नहीं देती। कमिश्नर साहब मीटिंग बुला लेते हैं, मीटिंग होती है, कमिश्नर साहब स्ट्रिक्टली उठाएं डंडा और अपना टीम को भेजें मार्केट कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी है कि ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा। हर साल इस पे बहस होती है, मीडिया के सामने मीडिया सेक्शन हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसमें फिर हमें जवाब देना पड़ता है, जो कि हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। लेकिन इस बार का जो मैंने आपको जो रियलिटी और सही जो बता दी है, सीज़न नहीं है और इस टाइम फल का कोई भी 2 ही चीज़ें आ रही हैं मंडी में, इसलिए सप्लाई जो है बहुत कम आ रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बता रहे थे कि महंगाई क्यों गई है और साथ में उन्होंने हमें ये भी बताया कि सीज़न में फ्रूट होंगे तो वो आपको ठेलों पर दुकानों में नज़र आएंगे। हाँ, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं,
मैं आपको वापस ले आती हूँ और उन लोगों की बात कर लेती हूँ जो हमारे नुमाइंदे हैं। ऐवानों में मुखालिफिन पर खूब बरसते हैं। अरकान पार्लियामेंट इफ्तार में क्या खाते हैं कि खूब फिट दिखाई देते हैं। समा ने की अरकान पार्लियामेंट से बात, उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि इफ्तारी उनकी होती है क्या। हम भी जैसे आम लोग करते हैं उसी तरह हमारे यहाँ भी होता है, वही सहरी होती है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो थोड़ा सा पंजाब से डिफरेंट होता है, लेकिन सिंपल ही होता है, जितना हम सिंपल उसको रख सकते हैं। सहरी तो बहुत सिंपल होती है और अफ्तारी ये होती है कि शुरू से ही हमारी पूरे घराने की ये आदत है कि अफ्तारी हम सब मिल के करते हैं, जितने भी लोग हैं। इवन जो हमारे घर अगर ड्राइवर है, कोई काम वाला भी है, और ये गांव में भी हमारा यही होता है, तो जो चीज़ हमारे लिए बनती है वो सारी उनके लिए बनती है। मैं अफ्तार बहुत लाइट करता हूँ जी। मैं खजूर खाता हूँ, फिर मैं सैलड खाता हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रूट चाट लेता हूँ, मैं जो भी फ्रेश जूस होता है वो पीता हूँ, फिर नमाज पढ़ने चला जाता हूँ। और अगर आके तरावी से पहले कभी कभी मैं दही बल्ले खा लेता हूँ। सहरी में बहुत अच्छी करता हूँ, बहुत दबा के सहरी करता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और मैं बहुत ही अच्छी सहरी खाता हूँ। हमेशा से मेरा सहरी खाने का एक बड़ा दिल से मैं सहरी जो कहते हैं वो खाता हूँ। मैं सहरी में लेता हूँ आमलेट और पराठा और साथ दही। दैट्स राइट। जब मेरी वालदा याद थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो खिलाती थी। शाम को वही जो नॉर्मल पकौड़े होते हैं या समोसे होते हैं, लेकिन चाट जरूर लेता हूँ। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डू। और साथ रूह अफ़ज़ा हालांकि काफ़ी होता है, वो कैलोरीज के साथ होता है, दूध में आई लाइक इट जी। कुल कम सहरी रखी हुई है और कम इफ्तारी रखी हुई है। मैं सिर्फ कोई छोटा मोटा ऑमलेट वगैरह के साथ बगैर स्लाइस के सहरी कर लेती हूँ, और उसमें चंद बादाम होते हैं और एक गिलास लस्सी का होता है बस। और इफ्तारी में भी मैं कोई पकौड़े समोसे कुछ नहीं खा रही हूँ, ना कोई और चीज़ ले रही हूँ। एक प्याली फ्रूट चाट होती है और बाकी एक स्कंजवी का गिलास होता है, और उसके बाद डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। कौन कौन क्या क्या खाता है ये तो आपने जान लिया। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, रहमान मलिक साहब जिस शौक से लाल शरबत की बात कर रहे थे वो पड़ोसी मुल्क में आजकल मिल नहीं रहा। वहाँ पर लोग इसीलिए परेशान है क्योंकि रोज़े इफ्तार के वक्त उस लाल शरबत की याद वहाँ भी खूब आती है। पॉपुलर है, पाकिस्तानी ड्रिंक है। खैर, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या लंदन में पेश आया, मैं उसकी अपडेट लेना चाहूँगी, वो आपको बताना चाहूँगी। लंदन के 7 किंग्स हाई रोड पर मस्जिद के बाहर फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ और फायरिंग करके हमला आवर फरार हो गया। इस फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी पुलिस के मुताबिक नमाज तरावी का यह मौका था। इसी दौरान मुसल्लह शख्स ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया, और इसी नाकामी की सूरत में इस शख्स ने मस्जिद के बाहर फायरिंग कर दी। नमाजियों ने असलहा बरदार शख्स का पीछा भी किया, लेकिन ये शख्स फरार हो गया। पुलिस ने अब सारे इलाके को घेरे में लिया है और इस मुलजिम की तलाश अब शुरू कर दी गई है। इसी बारे में बात कर लेंगे। लंदन से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौसर काज़मी, ब्यूरो चीफ लंदन है आप समा के। कौसर काज़मी, ये बताइएगा इस फायरिंग के वाक़े से मुताल्लिक़ क्या क्या कुछ पता चल सका है? इस शख्स को गिरफ्तार किया जा सका? कोई क्लू इस शख्स के बारे में हाथ आ सका पुलिस के? जी किरण, नमाज तरावी के दौरान ये वाक़या पेश आया जब एक निकाब पोश शख्स ने मस्जिद के बाहर फायरिंग कर दी, और एनी शाहिदीन के मुताबिक इस निकाब पोश शख्स ने पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और नाकामी पर फायरिंग की और फरार हो गया। चंद नमाजियों ने इस नकाब पोश का पीछा किया, लेकिन वो हाथ ना आया। खुशकिस्मती से नमाज तरावी के दौरान मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद अफराद की वजह से ये हमलावर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद को सील कर दिया और हमलावर की तलाश शुरू कर दी। तहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस शख्स को जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह कोई उसका चेहरा या कोई इस तरह का कोई मदद मिल सके जिससे उस शख्स की शनाख्त को मुमकिन बनाया जा सके। अभी जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आई है स्कॉटलैंड यार्ड की, उसके मुताबिक ये ब्लैंक फायरिंग हैंड गन का इस्तेमाल किया उसने, जिसका मकसद तरावी के लिए जो शख्स मौजूद थे अफराद मस्जिद में, उनमें खौफ और हिरास फैलाना था, और इसको दहशतगर्दी का वाक़या अभी तक नहीं करार दिया गया स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से। जी किरण, बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी, आप हमारे साथ थे। और अब हम आपको मिलवाएंगे एक दबंग शख्सियत से। कहने को पुलिस एहलकार, लेकिन बॉक्सिंग कमाल दिखा देते हैं इसमें। ये बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कई तमगे इन्होंने हासिल कर लिए। सिंध पुलिस के SSU कमांडो खान सईद हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्याज़न, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ये बताएं, तमगे अच्छे खासे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सफ़र के बारे में कुछ बताएं मुझे अपने। वाओ, बहुत सारे हैं। ये बहुत सारे हैं। कितने हैं ये टोटल? ये मैंने भी गिने भी नहीं है।
आपने नहीं गिने? नहीं। और मैं अभी गिन नहीं सकती। नहीं, इसके अलावा भी है। इसके अलावा भी है? जी जी बिल्कुल। कब से बॉक्सिंग कर रहे हैं? जी ये ताई बॉक्सिंग है। ये तकरीबन में इंटरनेशनल फर्स्ट टूर मेरा 2011 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, ये बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ताई बॉक्सिंग, क्या डिफरेंस क्या है? ये ताई बॉक्सिंग है क्या? ताई बॉक्सिंग सिर्फ पंच, जैसे पंच खेलते हैं, सिर्फ पंच, ओनली पंच। किक बॉक्सिंग पंच एंड किक्स। ताई बॉक्सिंग पंच, किक, एल्बो, नी, क्लेंच, सब कुछ आ जाता है इसमें। अच्छा। ताई बॉक्सिंग एडवांस है बहुत, मतलब इसमें मिक्स मार्शल आर्ट की तरह से एडवांस है, डिफिकल्ट है, और आपका पैशन जो है ना वो आपको चैन से बैठने नहीं देता। ये बताएं आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल अभी तैयारी चल रही है नेक्स्ट इवेंट की। क्या इवेंट है? वो भी है, वर्ल्ड गेम हो रहे हैं, चाइना में भी हो रहे हैं और जॉर्जिया में भी हो रहे हैं, तो दोनों की इंशाल्लाह तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। इस तैयारी में क्या क्या कुछ कर रहे हैं आप, क्योंकि रोजे भी हैं? रोजे में सब कुछ साथ मैनेज हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं माशाल्लाह। तो मसलन कैसे कैसे? 1 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ असर से मगरिब तक, फिर इसके बाद हफ्ता तरावी के बाद 3-4 घंटे ट्रेनिंग होती है नाइट में। तो ये भी चल रहा है सेशन ट्रेनिंग। इसके बाद इंशाल्लाह फिर कैंप लगेंगे हमारे, उसमें फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ डाइट प्लान बता देना आप अपना हमको। डाइट प्लान तो हमारे बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि इसमें हम बॉयल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चिकन वगैरह, ये फ़िश वगैरह और इस तरह चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा। और ये बताइएगा, आपने जिस एकेडमी से ये सब कुछ सीखा या जो भी कुछ आपके मामूलात रहे वहाँ पे, मुझे उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल। मैं SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से ताल्लुक़ है मेरा, सिंध पुलिस, और मैं ये ट्रेनिंग कैंप जो ये 2011 से ताईलैंड में ही ज्वाइन किया मैंने। वहीं पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है इसका जो बॉक्सिंग, ताई बॉक्सिंग वगैरह सीख सकूँ उनसे। तो ये मैं 2011 से ये मेरा इवेंट जो सफ़र है वहीं से स्टार्ट हुआ। अभी तक 2019 में मैंने इंडिया को अभी रिसेंटली हराया था, नॉकआउट किया था 90 सेकेंड में। और ये कि आप अपनी वर्किंग आवर्स को, आपने टफ शेड्यूल्स को और इस सब को साथ साथ मैनेज कर रहे हैं और इजीली कर रहे हैं। बिल्कुल। मुश्किलात तो होती है, लेकिन कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, रोज़ों में 9 घंटे 8.5 घंटे बस यही है, इसमें ही आपको जो है वो थोड़ा सा आराम भी करना है, इसी में आपको खाना भी खाना है, इसमें ही पानी भी पीना है। ये इस सब कुछ को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी से ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इसमें रखना पड़ता है। और मैंने आपको बताया जो ये 1 घंटा जो होता है हमारा होता है असर से मगरिब तक, इसमें एक रोज़ा भी लगा होता है और एक ट्रेनिंग भी टफ चल रही होती है। तो उससे कि मुश्किलात तो है, लेकिन करना पड़ रहा है। अभी जो मुल्क की खबरें हैं और वहाँ पे इवेंट इतना इजी तो होता नहीं है कि उसको हम ईजी लें। तो इंटरनेशनल जो फाइटर होते हैं वो भी बहुत हार्ड और टफ होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक विन नहीं करता हुआ आ रहा हूँ। ज़बरदस्त। सारे के सारे लोग डिपार्टमेंट के आपको कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए हिस्से का थोड़ा सा काम कर लेंगे तुम जाओ प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है? बिल्कुल। जो हमारे DIG साहब है मकसूद अहमद मेमन साहब, उसने काफ़ी मुझे वो किया है, मतलब रिलीफ दिए कि आप बस खेलते रहो और मुल्क का नाम रोशन करते रहो। अच्छा भाई, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता, हर कोई ऐसा सोचे, ऐसे ही समझे, इसके लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा ना। मैं यही कर रहा हूँ कि रोल मॉडल बन जाऊँ दूसरों के लिए भी, कि वो भी देखें और इस तरह करें, जो जिस चीज़ में भी हैं वो आगे बढ़ें और मुल्क और अपने डिपार्ट का नाम रोशन करें। वाह। अगले 10 साल में आप ख़ुद को कहाँ देखते हैं? कितना मुफीद आप अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने आप को देखते हैं? कितना अच्छा एग्जाम्पल आप अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानियों के लिए? बिल्कुल। अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ काफ़ी लोग प्यार मोहब्बत देते हैं, और इस वजह से कि ये गेम ऐसा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं खेला जाता है एक तरह से। और ये मैं सीखा, मैंने आपको बताया कि मैं वहीं पे सीखता हूँ, वहीं पे मेरे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं बैंकॉक में। अरे मतलब इतना वहाँ मेरी जो है ना ये फाइटें वगैरह करता हूँ, और ये ब्लीडी फाइटें बहुत ज़्यादा लास्ट मुझे लगी भी थी। 12 स्टेजेस आए थे, लेकिन फिर भी मैंने फ़ाइट की और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। उन स्टिचेस के बाद फाइट की? बिल्कुल। वो सबसे बड़ी चोट थी? बिल्कुल सबसे बड़ी चोट। उससे पहले उतनी जोर की चोट लगी नहीं थी? लगी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। वो बिल्कुल खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही, लेकिन मैंने फाइट नहीं रोकी और एंड तक मैंने। घर वालों ने झाड़ा नहीं कि ये क्या है? वो तो मना करते हैं, लेकिन क्या है कि बस मुल्क का नाम और मोहब्बत है कि हर जगह। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, और ठीक है हम बिल्कुल फॉलो करेंगे आपको कि ये मल्टीप्लाई कब होती है। तादाद इन मेडल्स की बहुत सारे, और इसके अलावा भी इनके पास हैं। हमने आज बहुत सारी बातें की हैं, कव्वाली का रंग शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए।
और मैंने बहुत इंतज़ार किया, बड़ा इंतज़ार आपको भी करवाया, लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे पास आ गए हैं। महबूब फरीद अकरम ख़ान फरीदी कव्वाल पाकपतन शरीफ से आपकी निस्बत, बाबा फरीद की दरगाह से आपकी निस्बत, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं और आपके वालिद साहब की तो क्या ही कहने। प्लीज़ बताएं थोड़ा सा हमें कुछ इस बारे में, और फिर होगी कव्वाली। जी, महबूब फरीद ख़ान, महबूब फरीद अकरम ख़ान फरीदी कव्वाली ग्रुप फरीदी बरादरान हैं। तो पाकपतन से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन सरकार से हमारी निस्बत है। हमारे वालिद साहब उस्ताद अकरम हफीज़ ख़ान कव्वाली में एक बड़ा नाम, बिल्कुल। और हमारा ख़ानदान जलंधर घराना से नुसरत फ़तेह अली ख़ान हमारे अंकल लगते हैं, हमारे मामू हैं। तो पेश खिदमत है, सबसे पहले हम्द बारी ताला अल्लाह शुरू करते हैं। ओके। जब ना थी ये जहाँ जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहाँ जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहाँ जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था,
गवदरिदा 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 नीदा मादा गवदरिदा 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 हे जबला का कुचिया था मगर तू ही तू अल्लाह 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 अर्श तक मुस्तफा जब ना माबूद बंदे में परदारा तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में हक दुमा तू ही तू अल्लाह 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 सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाह 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 ये अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त सबा बांधा आपने। मेरा जी नहीं चाह रहा था। ये क्या करते वैसे आप लोग, एकदम से जो ना छोड़ दिया सब कुछ। हाँ उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? रसूल मकबूल पेश करने लगे ना, प्लीज वो पेश प्लीज। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, करम की भीख मिले, करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाज़े तो बात बनती है। तू अमीरे हरम 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 हरम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तू मोहम्मद खालिद मलिवाना, तू अमीरे हरम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कुजा मन कुजा
इल्हाम जामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा, पूरा इमाम है तेरा, इमाम है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बारी, मिंबर तेरा अर्शे बारी, मिंबर तेरा अर्शे बारी, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, मन कुजा, या रसूल अल्लाह, तू कुजा मन कुजा, तू है, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर, मैं भटकी हुई प्यास हूँ, जी तू समंदर में भटकी हुई प्यास, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजरे, मेरा घर खाक पर और तेरी कमली वाला, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजरे, सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, कुजा मन कुजा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर आका रुतबा तेरा,